हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टडी आई क्यू। स्टडी आई क्यू में इस वीडियो के अंदर दिसंबर के आखिरी 5 दिन यानी कि 27 से 31 दिसंबर तक जो भी मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन आपके एग्जाम में आ सकते हैं वो सारे मैं इस वीडियो में कवर करूंगा। टोटल क्वेश्चन का नंबर है 121। और आप अगर मुझे फेसबुक पर फॉलो करना चाहते हैं तो लिंक नीचे आप डिस्क्रिप्शन में देख सकते हैं। और हमारी रेलवेज 2017 के लिए पेन ड्राइव लॉन्च हो चुकी है और इसके अलावा एसएससी सीजीएल, क्लैट, होटल मैनेजमेंट या बीबीए के लिए भी पेन ड्राइव उपलब्ध है। इन पेन ड्राइव्स में हर हफ्ते कम से कम 2 नए वीडियोस आपको उपलब्ध कराए जाएंगे हमारी वेबसाइट के ऊपर। उन्हें आप डाउनलोड कर सकते हैं, लेकिन जिनके पास सिर्फ पेन ड्राइव कोर्स है वही उन्हें देख पाएंगे। अगर आपको कोई भी इंफॉर्मेशन चाहिए या आप ऑर्डर करना चाहते हैं तो आप इस नंबर पर डायल कर सकते हैं 9580048004। एक और बात, हमारा जो हिंदू एडिटोरियल था वो हमने दोबारा रिज्यूम कर दिया है, लेकिन अब जो टीचर हैं वो मिस्टर वीर होंगे, मिस्टर प्रशांत धवन। हिंदू पर ही हर हफ्ते स्पेशल आईएएस के छात्रों के लिए करंट अफेयर बनाएंगे, इसीलिए उनका जो रोल है वो चेंज कर दिया गया है। ये उन्हीं के रिक्वेस्ट पर किया गया है। हमारे जो दूसरे फैकल्टी हैं मिस्टर वीर, ये भी बहुत अच्छे से एक्सप्लेन करेंगे, आपको पूरा एनालिसिस देंगे और आप अपना फीडबैक कमेंट्स में छोड़ सकते हैं। तो चलिए शुरू करता हूँ। इस हफ्ते जो क्वेश्चंस हैं काफ़ी इंपॉर्टेंट लगे मुझे देखने से, और ओबिचुअरी पर क्वेश्चन काफ़ी ज़्यादा हैं, डिफेंस से रिलेटेड क्वेश्चन काफ़ी हैं इस हफ्ते। हालांकि जो आखिरी 5 दिन हैं इनमें जो इम्पॉर्टेंट डेज होते हैं उनसे रिलेटेड क्वेश्चन कम हैं, जो कि पहले 5 दिन यानी 22 से 26 दिसंबर वाले वीडियो में काफ़ी ज़्यादा थे। तो पहला सवाल है नेशनल कैडेट कॉर्प्स, जिसका जो मोटो होता है वो होता है एकता और अनुशासन, यानी यूनिटी एंड डिसिप्लिन। यूनिटी एंड डिसिप्लिन, एकता और अनुशासन है एनसीसी का मोटो। सो एनसीसी का नया डायरेक्टर जनरल किसे नियुक्त किया गया है? अपॉइंटमेंट मतलब नियुक्ति, और ये रिप्लेस करेंगे मिस्टर लेफ्टिनेंट जनरल ए चक्रवर्ती को, जो इससे पहले एनसीसी के डायरेक्टर थे। सो ये डिसीजन लिया गया है और इनका नाम है मिस्टर विनोद वशिष्ठ। ये भी है लेफ्टिनेंट जनरल। सो लेफ्टिनेंट जनरल विनोद वशिष्ठ रिप्लेस करेंगे लेफ्टिनेंट जनरल ए चक्रवर्ती को। गूगल ने कहा था कि भारत के अंदर वो 400 जो सबसे बिजी रेलवे स्टेशन हैं उनके ऊपर वाईफाई देगा। ये गूगल ने कहा था। तो आपको बताना है अभी अभी 100 रेलवे स्टेशन उन्होंने पूरे कर दिए हैं गूगल ने। और गूगल के जो सीईओ हैं वो हैं सुंदर पिच्चई, जो कि भारतीय हैं। सुंदर पिच्चई हैं गूगल के सीईओ। और 100वां रेलवे स्टेशन अभी अभी कौन सा बना जिस पर गूगल ने फ्री वाईफाई को लॉन्च कर दिया? सो इसका नाम है उधागा मंडलम, जिसे हम शॉर्ट में कहते हैं ऊटी। उधागा मंडलम का जो पुराना नाम है वो है ऊटी। अभी अभी वाइब्रेंट गुजरात ग्लोबल समिट होने वाली है, जो 10 जनवरी से 13 जनवरी 2017 तक होगी। और इस बार इसका जो थीम है, जो सेंट्रल फोकस है, वो रखा गया है सस्टेनेबल इकोनॉमिक एंड सोशल डेवलपमेंट। ये होगा इसका 8वां अध्याय, वाइब्रेंट गुजरात ग्लोबल समिट। तो गुजरात के किस शहर के अंदर ये आयोजित की जाएगी? वाइब्रेंट गुजरात ग्लोबल समिट आयोजित की जाएगी इस बार गांधीनगर में, जो कि गुजरात की राजधानी है। प्रफुल्ला हलदंकर, इनका अभी अभी निधन हो गया। प्रफुल्ला हलदंकर, आपको बताना है ये कौन से खेल से एसोसिएटेड थे। 79 ईयर के ये थे, महाराष्ट्र के खिलाड़ी थे और ये बहुत ही महान खिलाड़ी थे टेबल टेनिस के। टेबल टेनिस, ये रेलवेज के, इंडियन रेलवेज के टेबल टेनिस के कोच भी थे और भारत को इन्होंने रिप्रेजेंट किया था 2 वर्ल्ड चैंपियनशिप्स के अंदर भी। तो बहुत ही महान खिलाड़ी थे टेबल टेनिस के प्रफुल्ला हलदंकर। इसी तरह ओबिचुअरी से एक और सवाल, डेबी रेनॉल्ड्स का अभी अभी निधन हो गया। 84 वर्षीय ये अभिनेत्री थी। सो क्वेश्चन वही है कि ये कौन से फील्ड से थी? सो आंसर है इसका सिनेमा। वेरी वेरी ग्रेट एक्ट्रेस, और इन्होंने बहुत सारी बड़ी बड़ी फिल्मों में हॉलीवुड की अभिनय किया, जैसे द अफेयर्स ऑफ डॉबी गिल्स, बंडल ऑफ जॉय इत्यादि। तो 1-2 मूवी आप याद रख सकते हैं, लेकिन इनका जो सबसे फेमस रोल था वो था स्टार वॉर्स के अंदर, क्योंकि स्टार वॉर्स एक बहुत ही बहुचलित और बहुचर्चित एक मूवी की जो सीरीज होती है, सीक्वेंस होती है वो है। तो स्टार वॉर्स की जो मूवी थी उसमें ये काम किया इन्होंने, प्रिंसेस लिया की भूमिका निभाई थी। इसके लिए ये इन्होंने बहुत ज्यादा शोहरत पाई थी। तो प्रिंसेस लिया का किरदार निभाया स्टार वॉर्स में डेबी रेनॉल्ड्स ने। हरियाणा सरकार ने अभी अभी भारत का पहला सेंटर ये स्थापित किया। ये सेंटर है डिजिटल इन्वेस्टिगेशन एंड ट्रेनिंग के लिए, यानी कि जो शिनाख्त होती है, किसी चीज की इन्वेस्टिगेशन होती है और उसको डिजिटल करने के लिए
जांच को डिजिटल करने के लिए और ट्रेनिंग के लिए, और ये इन्होंने कोलैबोरेट किया है इसके लिए नेशनल टेक्निकल रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन यानी एनटीआरओ के साथ। तो ये जो सेंटर बना है ये कहाँ पर एस्टेब्लिश हुआ है? इस सेंटर को एस्टेब्लिश किया गया है गुरुग्राम में, जो कि गुड़गांव का नया नाम है गुरुग्राम। बारबरा टारबक का अभी अभी निधन हो गया। आपको बताना है बारबरा टारबक का संबंध कौन से क्षेत्र से था। बारबरा टारबक ये भी एक एक्ट्रेस थी, सो इसका आंसर भी है सिनेमा। बारबरा टारबक, तो दोनों आपको याद रखने हैं, बारबरा टारबक भी और डेबी रेनॉल्ड्स भी। एंड दिस इज ऑल्सो एन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ये अपने सबसे ज़्यादा जो बेस्ट रोल के लिए जानी जाती हैं वो है लेडी जेन जैक्स। लेडी जेन जैक्स की इन्होंने किरदार निभाया था जनरल हॉस्पिटल नाम के एक धारावाहिक में, तो ये आपको याद रखना है। 2016 का नेशनल ट्रस्ट फाउंडेशन डे अभी अभी मनाया गया, तो किस दिन ये मनाया गया? और इसको मनाया हमारे यूनियन मिनिस्टर फॉर, इसका जो विमोचन किया वो किया हमारे जो कैबिनेट मिनिस्टर हैं सोशल जस्टिस और एम्पावरमेंट के लिए, जिनका नाम है थव्वर चंद गहलोत। उन्होंने इसका इनॉग्रेशन किया और यह मनाया गया 30 दिसंबर को। 30 दिसंबर। इस बार इसका थीम था सेलिब्रेटिंग इंक्लूजन, यानी कि जो समावेश है हम उसे सेलिब्रेट करते हैं। इंक्लूजन, सेलिब्रेटिंग इंक्लूजन। डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट यानी हमारा जो डाक विभाग है, जो मिनिस्ट्री ऑफ कम्युनिकेशन के अंडर आता है, यानी संचार की जो हमारा मंत्रालय है उसके अंडर आता है, उसने एक अभी डाक टिकट लॉन्च करी है एक बहुत ही महान स्वतंत्रता सेनानी को याद करने के लिए। उनकी याद में एक डाक टिकट लॉन्च हुई है। तो किस स्वतंत्रता सेनानी के नाम पर ये इनका फोटो है इस डाक टिकट के ऊपर? तो किसका फोटो है, किस स्वतंत्रता सेनानी को याद करने के लिए ये डाक टिकट लॉन्च हुई है? इनका नाम है गया प्रसाद कटियार। गया प्रसाद कटियार। सो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। लाहौर कॉन्स्पिरेसी में भी इनका जिक्र होता है। और गया प्रसाद कटियार, भगत सिंह, चंद्रशेखर आजाद, इनके साथ एक महान क्रांतिकारी थे गया प्रसाद कटियार जी। इनमें से कौन सी भारत की मशहूर जेल है जिसे अभी अभी कैशलेस घोषित कर दिया गया है? यानी इस जेल के अंदर जितनी भी ट्रांजैक्शन होंगी सब डिजिटली होंगी, तो ये बन गई है कैशलेस। ये है भारत की बहुत बड़ी जेलों में से एक है, सबसे बड़ी जेल भी कह सकते हैं इसे। ये है तिहाड़ जेल। तिहाड़ जेल दिल्ली के कैंट एरिया में है। सो आंसर है तिहाड़ जेल। ये बन गई है कैशलेस। भारत की इकोनॉमी, ये अनाउंसमेंट करी खुद हमारे फाइनेंस मिनिस्ट्री ने, अरुण जेटली ने खुद इसकी अनाउंसमेंट की। भारत के का जो ये फाइनेंशियल ईयर है जो 1 अप्रैल 2016 से शुरू हुआ था, तो इसके शुरू के 6 महीने यानी अप्रैल से लेके अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अप्रैल से सितंबर तक भारत की इकोनॉमी कितने परसेंट उसने ग्रो किया? इंडियन इकोनॉमी ने कितने परसेंट ग्रो किया? H1 यानी कि फर्स्ट हाफ ऑफ 2016-2017, जिसको आप इस करंट फिस्कल या फाइनेंशियल ईयर 2017 भी बोल सकते हैं। तो भारत की इकोनॉमी ग्रो करी 7.2%। 7.2%। अभी अभी जो डिजी धन अभियान चलाया, आप जानते हैं कि डिजी धन अभियान क्या है। 2 स्कीम चलाई थी, डिजी धन अभियान और लकी ग्राहक योजना। ये डिजिटल ट्रांजैक्शंस को प्रमोट करने के लिए स्कीम चलाई गई हैं। और डिजी धन मेला भी जगह जगह हो रहे हैं। दिल्ली के तालकटोरा स्टेडियम के अंदर हुआ, फिर हरियाणा में हो रहा है। तो डिजी धन मेला भी आयोजित किए जा रहे हैं ग्राहकों को, जिसमें फ़ायदा पहुंचाया जा सके। लकी ड्रॉ आयोजित किए जाएंगे 14 अप्रैल तक। 14 अप्रैल को डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी का जन्मदिन है और इसलिए एक भीम नाम की ऐप भी लॉन्च हुई है। तो ये सारी चीज़ें आपको याद रखनी है। डिजी धन अभियान जो चलाया है सरकार ने, इसकी एक वेबसाइट भी लॉन्च करी है। तो वेबसाइट का नाम क्या है? वेबसाइट का नाम क्या रखा है? वेबसाइट का नाम रखा है डिजिटल जागृति। आप इसको खोल सकते हैं digitaljagriti.in। तो आपको सारी इंफॉर्मेशन मिलेगी डिजी धन अभियान से रिलेटेड। इनमें से कौन सा बैंक है जिसने Nikki.ai नाम की आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कंपनी के साथ अनुबंध किया है? यहां पे जो AI है इसका मतलब होता है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस होता है जब आप जो मानव नहीं है, जैसे रोबोट वगैरह होते हैं, जब वो मानवों वाले काम कर सकते हैं, उसे बोलते हैं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। ये बिल्कुल नया अध्याय है और ये आजकल सबसे ज़्यादा जिसे कहते हैं हैपनिंग चीज़ है टेक स्पेस के अंदर। सो Nikki.ai नाम की आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कंपनी के साथ कौन से बैंक ने अनुबंध किया है? ये दोनों मिलकर लॉन्च करेंगे कन्वर्सेशनल बैंकिंग चैट बॉट। बॉट मतलब होता है रोबोट और चैट मतलब होता है जो कन्वर्सेशन के लिए यूज़ होता है, जिससे जो ग्राहक हैं उन तक जरूरी जानकारी पहुंचाई जा सके। ये बैंक है HDFC बैंक। और HDFC बैंक के जो हेड हैं
जो फाउंडर है, मैनेजिंग डायरेक्टर हैं, इनका नाम है आदित्य पुरी। आदित्य पुरी, जिन्हें बैंकर ऑफ द ईयर का अवार्ड मिला था बिजनेस स्टैंडर्ड मैगजीन द्वारा। इनमें से कौन सा राज्य है जो चौथा राज्य बना जहां पर एयरटेल पेमेंट बैंक अपनी सर्विसेज शुरू कर रहा है? एयरटेल पेमेंट बैंक, अगर आपसे क्वेश्चन पूछें कि भारत में कौन सी पहली कंपनी है जिसने पेमेंट्स बैंक खोला, तो आंसर है एयरटेल। और अगर आपसे पूछें कि पहली सरकारी कंपनी कौन सी है जिसने पेमेंट बैंक खोला, तो आंसर है इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक, जिसका आप में से बहुत सारे लोग अभी पेपर भी देने वाले हैं। सो एयरटेल पेमेंट बैंक सबसे पहले खुला था राजस्थान में, याद रखिए। पहला था राजस्थान, दूसरा था आंध्र प्रदेश, तीसरा था तेलंगाना, और अभी अभी कौन सा राज्य बना जो चौथा राज्य बना जहां पर एयरटेल पेमेंट बैंक ने घोषणा की कि वो अपनी सर्विसेज शुरू कर रहा है, अपनी ब्रांचेस खोलेगा, तो ये राज्य है कर्नाटक। कर्नाटक में कांग्रेस की सरकार है और यहां के मुख्यमंत्री हैं सिद्धरमैया। अगला सवाल भी पेमेंट बैंक से रिलेटेड है। इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक अपनी पहली शाखा भारत में किस राज्य के अंदर खोल रहा है? इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक, जो कि भारत का पहला सरकारी पेमेंट बैंक होगा। और इसमें याद रखिए 100% सरकार का स्टेक है, यानी इसमें कोई भी प्राइवेट कंपनी का स्टेक नहीं है। पूरा का पूरा जो ये बैंक है सरकारी है, सरकार ने इसे खरीदा हुआ है, सरकारी ओन्ड है ये। इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक की पहली शाखा खुलेगी झारखंड के अंदर, झारखंड जहां पर बीजेपी की सरकार है और यहां के मुख्यमंत्री हैं रघुबर दास। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने 52,000 अकाउंट फ्रीज कर दिए, यानी इनसे पैसा अब नहीं निकाला जा सकता, इनसे जो विड्रॉ है वो स्टॉप कर दिया और इन अकाउंट को फ्रीज कर दिया, यानी कि एक तरह से इन्हें थोड़े से फिक्स पीरियड के लिए इन्हें लॉक कर दिया। अब इनमें ट्रांजैक्शंस नहीं हो सकते। 52,000 अकाउंट्स को, कौन से बैंक के अकाउंट हैं ये? और ये जो बैंक है ये बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट के अंदर नहीं आता, इसीलिए ये डिसीजन इन्होंने लिया। ये बैंक है स्टेट बैंक ऑफ सिक्किम, और सिक्किम के जो मुख्यमंत्री हैं वो हैं पवन चैमलिंग। और पवन चैमलिंग ने इस बात से निराश होकर हमारे जो गृह मंत्री हैं राजनाथ सिंह जी, उन्हें खत लिखा कि इन अकाउंट्स को डी फ्रीज कराया जाए, क्योंकि एक तो पहले ही पैसा कम है, ऊपर से 52,000 अकाउंट ऐसे हैं जिनमें ट्रांजैक्शन नहीं हो सकती, तो जो पब्लिक है उसे बहुत ज़्यादा परेशानी हो रही है। सिक्किम, याद रखिए 52,000 बहुत बड़ा नंबर है, सिक्किम की जनसंख्या भारत में सबसे कम है। तो पवन चैमलिंग की बात राजनाथ सिंह ने स्वीकारी और राजनाथ सिंह ने फिर अरुण जेटली को खत लिखा कि इन अकाउंट्स को डी फ्रीज किया जाए। आंसर है स्टेट बैंक ऑफ सिक्किम। 1975 से यह बैंक चल रहा है, लेकिन इसको बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट के तहत कवरेज नहीं है। इनमें से किस पूंजीपति ने अपनी, एक कंपनी है जिसका नाम है 197 कम्युनिकेशन, उसमें अपना 1% स्टेक बेच दिया। 1% इनकी जो इक्विटी थी वो बेच दी 325 करोड़ रुपए में, यानी इस कंपनी की लागत हो जाती है 32,500 करोड़, क्योंकि 1% स्टेक बिका है 325 करोड़ के अंदर। तो कौन से ये पूंजीपति हैं, कौन है ये व्यक्ति? इनकी एक और कंपनी भी है जिनका नाम है पेटीएम। तो अब ये सवाल बड़ा आसान हो गया, विजय शेखर शर्मा। विजय शेखर शर्मा की ही कंपनी है 197 कम्युनिकेशन। और उपासना टाकू और बिपिन प्रीत सिंह, इन दोनों ने मिलकर एक और कंपनी बनाई जो पेटीएम की राइवल कह सकता हूं, मोबीक्विक। ये डिजिटल वॉलेट, मोबाइल वॉलेट कंपनी है। मोबीक्विक के फाउंडर हैं उपासना टाकू और बिपिन प्रीत सिंह। इनमें से कौन सी मोबाइल वॉलेट कंपनी है जिसने आईआईटी दिल्ली और जेएनयू विश्वविद्यालय और आईआईटी दिल्ली के साथ मिलकर इन दोनों को कैशलेस बना दिया है? यानी अब आईआईटी दिल्ली का जो कैंपस है और जेएनयू का कैंपस, ये दोनों कैशलेस हो गए हैं। इन्हें कैशलेस किसने बनाया है? इन दोनों को कैशलेस बनाया है मोबीक्विक ने। मोबीक्विक, और मोबीक्विक अब कोशिश कर रहा है कि जो दूसरे बड़े बड़े इंस्टीट्यूट हैं जैसे आईएम अहमदाबाद वगैरह, उन्हें भी कैशलेस बनाया जाए। और मोबीक्विक के फाउंडर मैं आपको बता चुका हूं, बिपिन प्रीत सिंह और उपासना टाकू। इनमें दूसरे ऑप्शंस भी इंपॉर्टेंट है। फ्री चार्ज कंपनी स्नैपडील की है, यह भी मोबाइल वॉलेट है। फ्री चार्ज स्नैपडील की कंपनी है। याद रखिए क्वेश्चन आता है कि फ्री चार्ज कंपनी कौन सी ई कॉमर्स वेबसाइट की है? स्नैपडील इज द आंसर। पेयू भी इंपॉर्टेंट कंपनी है, और पेयू जो कंपनी है इसकी जो पेरेंट कंपनी है वो है नेस्पर, यानी कि मुख्य कंपनी है नेस्पर, और नेस्पर का एक प्रोडक्ट है पेयू, और पेयू ने खरीद लिया सिट्रस पे को। 2 महीने पहले सिट्रस पे नाम का जो वॉलेट है उसे पेयू ने खरीद लिया, और पेयू को खुद किसने खरीदा हुआ है? नेस्पर, यानी पेयू एक तरह से नेस्पर के अंडर आती है। तो ये सारे तथ्य आपको याद रखने हैं। इनमें से कौन सी डिजिटल पेमेंट कंपनी है जिसने एचपीसीएल यानी हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड के साथ अनुबंध किया है? अब आप एलपीजी गैस का सिलेंडर खरीद सकते हैं एचपीसीएल से कैशलेस ट्रांजैक्शन कर सकते हैं इस मोबाइल वॉलेट से। तो ये मोबाइल वॉलेट कौन सा है? ये मोबाइल वॉलेट है सिट्रस पे। और जैसा मैं बता चुका हूं, सिट्रस पे आता है नेस्पर के अंदर। और नेस्पर का प्रोडक्ट कौन सा है जिसके अंडर सिट्रस पे आता है?
वो प्रोडक्ट है पेयू। खंडालावड़ी, खंडालावड़ी कौन से राज्य का पहला कैशलेस गांव घोषित कर दिया गया है? तो ये तमिलनाडु का किया गया है, लेकिन क्वेश्चन ये है कि इसको कौन से बैंक ने कैशलेस बनाया है। मैं क्वेश्चन को दोबारा रिपीट करता हूं। तमिलनाडु का पहला कैशलेस गांव कौन सा है? खंडालावड़ी। खंडालावड़ी गांव है और ये चेन्नई के पास है, चेन्नई से बहुत ज़्यादा दूर नहीं है। खंडालावड़ी गांव को कैशलेस कौन से बैंक ने बनाया है? इस बैंक का नाम है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। तो कौन सा बैंक किसको कैशलेस बना रहा है? क्योंकि ये तमिलनाडु का पहला कैशलेस गांव है, इसलिए क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। तो आपको कैशलेस वाले जितने भी गांव हैं सारे याद रखने हैं। इनका मैं जो डिटेल में ब्यौरा देता हूं मेरे मंथली बैंकिंग अवेयरनेस वीडियो के अंदर, लेकिन इसमें भी आपकी एक तरह से रिवीजन हो जाएगी। तो ये क्वेश्चन जानबूझ के इंक्लूड किए हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है। इसी तरह एक और क्वेश्चन है, चैटोनगुड़ी नाम का एक गांव है, चैटोनगुड़ी, ये मोरीगांव डिस्ट्रिक्ट के अंदर है और ये इस राज्य का पहला कैशलेस गांव है। तो बताइए कौन सा राज्य है जिसका पहला कैशलेस जो गांव है उसका नाम है चैटोनगुड़ी। और आपके लिए एक हिंट और है, और हिंट क्या है कि ये गांव है मोरीगांव डिस्ट्रिक्ट। और मोरीगांव डिस्ट्रिक्ट अगर आपको पता है कहाँ पे है तो ये क्वेश्चन आसान है, ये राज्य है असम। बीजेपी की सरकार है यहाँ पर, सर्बानंद सोनोवाल यहाँ के मुख्यमंत्री हैं। और महाराष्ट्र का पहला गांव कौन सा है जो कैशलेस बना? धसई। तेलंगाना का है करीमनगर। करीमनगर के अंदर एक गांव है जिसको बोलते हैं इब्राहिमपुरा। करीमनगर तो डिस्ट्रिक्ट का नाम है, तो इब्राहिमपुरा है। और इब्राहिमपुरा पूरे दक्षिण भारत का पहला गांव है जो कैशलेस बना। जम्मू कश्मीर का है लनूरा, जो श्रीनगर डिस्ट्रिक्ट के अंडर आता है। तो किस राज्य का कौन सा गांव कैशलेस बना, किस बैंक ने बनाया, कब बना, सब तथ्य आपको याद रखने हैं। इनमें से वर्ल्ड्स बेस्ट प्ले मेकर, प्ले मेकर का मतलब होता है जो गोल दागता नहीं खिलाड़ी बल्कि गोल को बनाता है, उसको बोलते हैं प्ले मेकर। यानी कि आप इसको मिडफील्डर बोल सकते हैं। तो प्ले मेकर एक स्पेशलिस्ट टर्म है उस खिलाड़ी के लिए जो गेम के अंदर गोल बनाता है लेकिन दागता नहीं। गोल दागना काम होता है स्ट्राइकर का। तो फुटबॉल की बात हो रही है, आप समझ ही गए होंगे। तो दुनिया का सबसे बेस्ट प्ले मेकर का खिताब लगातार दूसरे साल किसे मिला? और यह अवार्ड दिया इन्हें IFFHS ने। तो कंफ्यूज मत होना, क्योंकि ज्यादातर जो अवार्ड मिले हैं इस साल बेस्ट खिलाड़ी के वो मिले हैं क्रिस्टियानो रोनाल्डो को, लेकिन बेस्ट प्ले मेकर का अवार्ड मिला है लियोनल मेसी को। और लियोनल मेसी अर्जेंटीना के खिलाड़ी हैं। अर्जेंटीना के इतिहास में दो खिलाड़ी महानतम रहे हैं, एक लियोनल मेसी और दूसरे डिएगो माराडोना। और लियोनल मेसी खेलते हैं बार्सिलोना फुटबॉल क्लब के लिए, जो कि स्पेन के कैटालुनिया रीजन का एक क्लब है। एंड्रियास इनिएस्टा इन्हीं के टीममेट हैं। टोनी क्रूज जर्मनी के खिलाड़ी हैं, रियल मैड्रिड क्लब के लिए क्रिस्टियानो रोनाल्डो के साथ खेलते हैं, जो पुर्तगाल के कप्तान हैं। और टोनी क्रूज जर्मनी के लिए खेलते हैं, एंड्रियास इनिएस्टा स्पेन के लिए खेलते हैं। तो IFFHS ने बेस्ट प्लेमेकर का अवार्ड किसे दिया है? लियोनल मेसी। और IFFHS की फुल फॉर्म है इंटरनेशनल फेडरेशन ऑफ फुटबॉल हिस्ट्री एंड स्टैटिस्टिक्स। इनमें से कौन से इंस्टीट्यूट के विद्यार्थी हैं, स्टूडेंट्स हैं, जिन्होंने एक ऐप बनाया है? ये फर्स्ट एड ऐप है। फर्स्ट एड होता है प्राथमिक चिकित्सा। जब आपको जैसे कोई चोट लग जाती है तो आप उस पर प्राथमिक चिकित्सा करते हैं पहले, तो वो है प्राथमिक चिकित्सा का ये ऐप बनाया है जो फर्स्ट एड से रिलेटेड आपको सारी जानकारी देगा। ये कौन से भारत के इंस्टीट्यूट के छात्रों ने बनाया है? और ये इन्होंने इंडियन रेड क्रॉस सोसाइटी के साथ मिलकर बनाया है। इस पे मेडिकल इमरजेंसीज से रिलेटेड सारी इंफॉर्मेशन प्रदान की जाएगी। ये जबरदस्त ऐप बनाया है बिरला इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी एंड साइंस यानी कि बिट्स के छात्रों ने। आंसर है बिट्स। भारत के पहले ट्रांसजेंडर प्रिंसिपल, ट्रांसजेंडर बोलते हैं जो अपना लिंग परिवर्तन कर लेते हैं, जिन्हें कहा जाता है विपरीत लिंग व्यवहार उत्सुक। यानी ये जैसे कोई मान लो मेल पैदा हुआ लेकिन वो फीमेल बनना चाहता है, तो कई बार ये अपना ऑपरेशन करवा लेते हैं। इनकी मानसिकता दूसरे जो लिंग की तरफ ज़्यादा रहती है, उनको कहा जाता है ट्रांसजेंडर। हालांकि डिक्शनरी में ये शब्द की कोई अलग परिभाषा नहीं है, दिस इज़ नॉट अ वेल डिफाइंड वर्ड। तो आप इसको LGBT कम्युनिटी के अंदर डाल सकते हैं इसीलिए। और ये भारत के पहले ट्रांसजेंडर प्रिंसिपल थे, लेकिन इन्होंने अभी अभी अपना रेजिग्नेशन दे दिया क्योंकि इनके साथ डिस्क्रिमिनेशन हुआ, ऐसा इनका कहना है। ये कहाँ के प्रिंसिपल थे? कृष्णा नगर वुमेंस कॉलेज के ये प्रिंसिपल थे। पश्चिम बंगाल के अंदर ये कॉलेज है, कृष्णा नगर वुमेंस कॉलेज। तो आपको बताना इनका नाम क्या है। इनका नाम है मनाबी बंदोपाध्याय। मनाबी बंदोपाध्याय भारत के पहले ट्रांसजेंडर प्रिंसिपल। अभी अभी जो दूसरा अंतर्राष्ट्रीय पतंगों का त्योहार यानी इंटरनेशनल काइट फेस्टिवल, ये 12 से 17 जनवरी को मनाया जा रहा है
हैदराबाद के अंदर। तो बस शुरू ही होने वाला है 10 दिनों के बाद। हैदराबाद तेलंगाना की राजधानी है, वहाँ पर इंटरनेशनल काइट फेस्टिवल दूसरा मनाया जाएगा। तो आपको बताना है इसका ऑफिशियल फेस यानी कि ब्रांड एम्बेसडर कौन बनाया गया है। और ये जो खिलाड़ी हैं इन्हें इस साल मोस्ट इम्प्रूव्ड प्लेयर का अवार्ड भी मिला है। और अभी अभी 2 दिन पहले ये कैरोलिना मारिन से हार गई, और ओलंपिक्स में भी ये कैरोलिना मारिन से हार गई थी। सिल्वर मेडलिस्ट इनका नाम है पीवी सिंधु। हालांकि BMW सुपर सीरीज में इन्होंने कैरोलिना मारिन जो दुनिया की नंबर 1 खिलाड़ी है उनको हरा भी दिया था। तो पीवी सिंधु इज द आंसर। उस 7 साल के बच्चे का क्या नाम है जिसने इतिहास रच दिया? इन्होंने जो पहला वेस्टर्न एशिया यूथ चेस चैंपियनशिप हुआ अल बिन चेस क्लब संयुक्त अरब अमीरात यानी यूनाइटेड अरब एमिरेट्स में, उसमें 3 गोल्ड मेडल जीत लिए। तो ये इन्होंने इतिहास रच दिया और इन्होंने तीनों कैटेगरी के अंदर गोल्ड जीत लिया, रैपिड, ब्लिट्स और स्टैंडर्ड। तो यूनाइटेड अरब एमिरेट्स की राजधानी है अबू धाबी, इसे बोलते हैं संयुक्त अरब अमीरात। तो 7 ईयर इनकी एज है और इनका नाम है कुश भगत। कुश भगत। और आपसे सीधा सीधा सवाल ऐसे भी आ सकता है, कुश भगत का संबंध कौन से फील्ड से है? तो ये भी याद रखिए। अभिजीत गुप्ता भी एक वक्त बहुत बड़े शतरंज के खिलाड़ी थे, वर्ल्ड जूनियर चैंपियन थे। तो अभिजीत गुप्ता भी शतरंज के खिलाड़ी रह चुके हैं। इनमें से कौन सी कमेटी का गठन किया गया है केंद्र सरकार द्वारा? ये कमेटी क्या करेगी? ये कमेटी रिव्यू करेगी इंस्टीट्यूशनलाइजेशन ऑफ आर्बिट्रेशन मैकेनिज्म इन इंडिया को। यानी कि आर्बिट्रेशन जो है ये सजेस्ट किया गया है एक मेथड जिससे जो डिस्प्यूट्स हैं वो रिजॉल्व किए जा सकते हैं। तो इसको अब इंस्टीट्यूशनलाइज किया जाना चाहिए, यानी से कानूनी वैधता प्रदान की जानी चाहिए। इसके लिए एक कमेटी का गठन किया गया है। इस कमेटी का नाम क्या है? वैसे तो इसमें बहुत सारे न्यायमूर्ति हैं, लेकिन इसके अध्यक्ष कौन हैं? इस कमेटी का नाम रखा गया है BN श्री कृष्णा कमेटी। BN श्री कृष्णा कमेटी। लोढ़ा कमेटी आप जानते ही हैं, लोढ़ा हमारे भी न्यायमूर्ति थे। तो लोढ़ा कमेटी BCCI में जो चेंजेस हैं उसके लिए की गई थी और बहुत सारी करप्शन खत्म की है इस कमेटी ने। अभी अभी इनफैक्ट जस्ट 2 दिन पहले जो BCCI के प्रेसिडेंट थे अनुराग ठाकुर जी, उन्होंने भी रेजिग्नेशन दे दिया क्योंकि लोढ़ा कमेटी ने कहा था, पहले वार्निंग दी थी सुप्रीम कोर्ट ने, लेकिन फिर डेडलाइंस जो थी वो मीट नहीं हुई, तो अनुराग ठाकुर को भी निकाल दिया गया है लोढ़ा कमेटी की रिकमेंडेशन द्वारा। तो अब ये भी अब देखना होगा BCCI को सुप्रीम कोर्ट कैसे मॉनिटर करता है, क्योंकि अब BCCI डायरेक्टली अंडर आ गई है सुप्रीम कोर्ट के। सो BN श्री कृष्णा कमेटी इज द आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। कॉल ड्रॉप एक बहुत बड़ा मुद्दा है। कॉल ड्रॉप क्या होता है? आप बात कर रहे हैं किसी से, अचानक कॉल कट जाती है, आपको पैसा देना पड़ता है उसका। तो इससे जो टेलीकॉम कंपनियां हैं, ये ओलिगोपोलिस्टिक मार्केट है आप जानते हैं, तो कुछ ही कंपनियां ये कार्टेल बना के भी कर सकती हैं ऐसा। इसीलिए TARAI टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया काफ़ी सख्त है और कॉल ड्रॉप को बहुत बड़ा एक तरह का षड्यंत्र माना गया है, क्योंकि कॉल ड्रॉप से हज़ारों करोड़ रुपए का चूना लगता है पब्लिक को, और जो प्रॉफिट लेती हैं वो लेती हैं टेलीकॉम कंपनियां जैसे एयरटेल, वोडाफोन, आइडिया, एयरसेल एट्सेट्रा। तो कॉल ड्रॉप को ख़त्म करने के लिए, टैकल करने के लिए, कम करने के लिए सरकार ने लॉन्च किया है IVRS सिस्टम। IVRS सिस्टम लॉन्च किया गया है दिल्ली और मुंबई के अंदर अभी, लेकिन बाद में दूसरे शहरों के अंदर भी ये लॉन्च किया जाएगा। और इसमें जो सब्सक्राइबर हैं वो अपना फीडबैक दे सकते हैं अगर उनकी कॉल क्वालिटी घटिया है तो, या कॉल ड्रॉप होती है तो। IVRS की फुल फॉर्म क्या है? IVRS की फुल फॉर्म है इंटीग्रेटेड वॉइस रेस्पॉन्स सिस्टम। सो आंसर है A, इंटीग्रेटेड वॉइस रेस्पॉन्स सिस्टम, और इसको लॉन्च किया है हमारी केंद्र सरकार ने। शपथ भारद्वाज। शपथ भारद्वाज ये पहली जूनियर खिलाड़ी बनी जिसने सीनियर नेशनल टीम के लिए क्वालिफाई कर लिया। ये कौन सा खेल खेलती हैं? मैं कौन से खेल की बात कर रहा हूं? किस खेल के अंदर शपथ भारद्वाज पहली जूनियर खिलाड़ी बनी सीनियर नेशनल टीम के लिए क्वालिफाई करने वाली? तो ये है शूटर। सो आंसर है शूटिंग। इनमें से कौन सा भारत का एयरपोर्ट है जिसके कर्मचारियों को यह कहा गया है कि 1 जनवरी 2017 से वो अपने एंट्री पास, यानी कि अपना जो इनका जो टिकट होता है जिसे ID कार्ड बोलते हैं, उसके साथ साथ आधार कार्ड भी इन्हें काम पर लेकर आना पड़ेगा? तो ये कौन से एयरपोर्ट के कर्मचारियों को ये निर्देश दिए गए हैं? ये एयरपोर्ट है भारत का सबसे बड़ा एयरपोर्ट, इंदिरा गांधी एयरपोर्ट, नई दिल्ली। इंदिरा गांधी एयरपोर्ट, और ये भारत का ही नहीं एशिया का पहला एयरपोर्ट था जो कार्बन न्यूट्रल था। तो ये तथ्य याद रखिए। और दूसरा राजीव गांधी एयरपोर्ट था जो कार्बन न्यूट्रल था। हालांकि कैटेगरीज डिफरेंट थी, तो अगर कैटेगरी जो इसकी थी इसमें ये पहला था, लेकिन भारत में अगर पूछे पहला एयरपोर्ट कौन सा था जो कार्बन न्यूट्रल, तो आंसर है इंदिरा गांधी एयरपोर्ट। छत्रपति शिवाजी मुंबई का एयरपोर्ट है और सुभाष चंद्र बोस एयरपोर्ट कोलकाता का एयरपोर्ट है। इनमें से कौन से वो वरिष्ठ वकील हैं जिन्हें केंद्र सरकार ने आर्बिट्रेटर बनाया है? सरकार ने
ये केस चल रहा है बहुत बड़ा, लगभग 10,000 करोड़ रुपए का केस है ये। इसमें जो रिलायंस है उस पर ये एलिगेशन लगाया गया, ब्लेम लगाया गया कि वो ओएनजीसी यानी ऑयल एंड नेचुरल गैस कॉरपोरेशन, जो कि भारत की महारत्न कंपनी है, उसके तेल के कुएं, जो गैस के कुएं हैं, वहां से गैस निकाल रही थी बिना परमिशन के। तो ये इल्ज़ाम लगाया गया रिलायंस पे, 10,000 करोड़ का जुर्माना लगाया गया है। ये डिस्प्यूट है दोनों के बीच में, इसको लेके केस चल रहा है। तो सरकार की तरफ से सरकारी वकील कौन होंगे? सरकार की तरफ से आर्बिट्रेटर होंगे जीएस सिंघवी। जीएस सिंघवी। भारत ने इनमें से कौन से देश के नागरिकों को भारत का वीज़ा आसान कर दिया है? यानी कि भारत का वीज़ा बहुत ही आसान है। अगर इनमें से एक देश के नागरिक हैं, उनके पास कंफर्म ट्रैवल टिकट हैं, तो वो अपना वीज़ा एप्लीकेशन डायरेक्टली सबमिट कर सकते हैं बिना अपॉइंटमेंट के 1 जनवरी 2017 से। तो ये फैसिलिटी कौन से देश के नागरिकों के लिए दी गई है? ये फैसिलिटी दी गई है बांग्लादेश के नागरिकों के लिए। बांग्लादेश के लिए भारत ने अपना वीज़ा का जो नॉर्म्स हैं वो ईज कर दिए हैं। इनमें से कौन सा अस्पताल है भारत का जो 100% कैशलेस ट्रांजैक्शन जिसने किए, और बहुत ही गर्व से इन्होंने कहा कि ये भारत के पहले अस्पताल हैं जो 100% कैशलेस ट्रांजैक्शन कर रहे हैं। इस हॉस्पिटल ने अपना खुद का एक स्मार्ट कार्ड बनाया है, इसके थ्रू सब पेमेंट हो रही है। तो ये हॉस्पिटल है मुंबई का मशहूर कैंसर हॉस्पिटल, टाटा मेमोरियल कैंसर हॉस्पिटल एंड रिसर्च इंस्टीट्यूट मुंबई, टाटा कैंसर हॉस्पिटल मुंबई। इनमें से कौन से राज्य ने एक जो टाइगर होते हैं उनको बचाने के लिए इंटीग्रेटेड टाइगर हैबिटेट कंजर्वेशन प्रोजेक्ट लॉन्च किया है? और ये लॉन्च किया इसकी जो वाइल्ड लाइफ सेंचुरी जिसका नाम है एमएम हिल्स एंड कावेरी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, जो इस राज्य के चामराजनगर डिस्ट्रिक्ट के अंदर पड़ती है। चामराजनगर डिस्ट्रिक्ट कहां पर है? अगर आपको ये पता है तो आप ये सवाल आसानी से कर सकते हैं। और ये इन्होंने आईयूसीएन के साथ मिलकर किया है। आईयूसीएन आप जानते हैं, आपने अगर रेड लिस्ट वगैरह ये सब सुनी हो, इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर एंड नेचुरल रिसोर्सेज, इसको शॉर्ट में बोलते हैं आईयूसीएन। उसके साथ मिलकर कौन से राज्य ने इंटीग्रेटेड टाइगर हैबिटेट कंजर्वेशन प्रोजेक्ट शुरू किया है? एमएम हिल्स और कावेरी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में। अब देखिए, क्वेश्चन को ध्यान से देखिए। एमएम हिल्स और कावेरी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी न्यूज़ में आ गया, तो अब ये भी पूछ सकते हैं आपसे क्वेश्चन में कि एमएम हिल और कावेरी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी कहाँ पर है? तो आंसर है कर्नाटक। कर्नाटक ने ये शुरू किया है। और एक हिंट और है, कावेरी नदी, तो कावेरी नदी कहाँ से निकलती है? कर्नाटक, और जाती कहाँ है? तमिलनाडु। तो या तो आंसर कर्नाटक हो सकता है, तमिलनाडु। तमिलनाडु ऑप्शन में है नहीं, तो आंसर है कर्नाटक। हेल्थ मिनिस्ट्री ने ट्यूबरकुलोसिस से निपटने के लिए 5 राज्यों के अंदर शुरू किया है डोर टू डोर टीबी स्क्रीनिंग कैंपेन। तो क्वेश्चन वही था कि कितने राज्यों में शुरू किया है, तो इसमें क्वेश्चन बहुत तरह से आ सकता है। ट्यूबरकुलोसिस बहुत इंपॉर्टेंट डिजीज है। इनफैक्ट भारत के लगभग 70% लोग हैं जो ट्यूबरकुलोसिस से या तो पीड़ित हैं या उसके कैरियर हैं। ट्यूबरकुलोसिस माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस से फैलता है। और हमारी जो हेल्थ मिनिस्ट्री है जो जेपी नड्डा साहब के अंडर आती है, तो हेल्थ मिनिस्ट्री ने कहा है कि उनका टारगेट है अगले 2 सालों के अंदर ट्यूबरकुलोसिस के जो केसेस हैं 50% कम हो जाने चाहिए। ये सारे तथ्य याद रखिए, ये आ सकते हैं कि क्या टारगेट रखा है, कितने, क्या डेडलाइन रखी है। अगले 2 सालों में ट्यूबरकुलोसिस के केसेस 50% कम करने के लिए हेल्थ मिनिस्ट्री ने डोर टू डोर टीबी स्क्रीनिंग कैंपेन, यानी कि हर घर जाकर जांच होगी कि आपको ट्यूबरकुलोसिस है या नहीं। ये कितने राज्यों में शुरू किया है? आंसर है 5। और अब आपको ये 5 के 5 जो राज्य हैं इनके नाम भी याद रखने हैं। कोई फॉर्मूला बना सकते हैं। केरल में करा है, केरल जहाँ पे वामपंथियों की सरकार है। कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया मार्क्सिस्ट पिनरई विजयन यहाँ के मुख्यमंत्री हैं। और राजधानी तिरुवनंतपुरम आप जानती हैं। बिहार पटना नीतीश कुमार जेडीयू। महाराष्ट्र गठबंधन सरकार है, शिवसेना और बीजेपी की, देवेंद्र फडणवीस मुख्यमंत्री हैं। हिमाचल प्रदेश कांग्रेस की सरकार है, वीरभद्र सिंह की। और सिक्किम, सिक्किम के मुख्यमंत्री हैं पवन चैमलिंग। राजधानी गंगटोक, ये भारत का पहला ऑर्गेनिक स्टेट भी आपको याद हो तो। अगर यहाँ पे 72,000 हेक्टेयर एकड़ जो लैंड है उसको ऑर्गेनिक बनाया गया, 72,000 हेक्टेयर लैंड को। सो आई होप ये क्वेश्चन आपको क्लियर होगा। 5 ये राज्य हैं, तो क्वेश्चन ये भी आ सकता है कि इनमें से कौन सा राज्य उनमें नहीं है। क्वेश्चन को कई तरह से भी उलट पुलट करके बनाया जा सकता है। 5 नाम याद रखने हैं। मैं रिपीट कर देता हूं फटाफट। केरल, बिहार, महाराष्ट्र, हिमाचल प्रदेश और सिक्किम। इनमें से कौन सा एक्टर है, ये महान एक्टर है और इनकी हर फिल्म कम से कम 200-300 करोड़ रुपए कमाती है। इनका भी 51वां बर्थडे था। 51वां बर्थडे इनका कब था? 27 दिसंबर को था। और इस मौके पर इन्होंने एक ऐप भी लॉन्च कर दिया। इस ऐप का नाम है बीइंग इन टच। बीइंग इन टच ऐप, ये आप डाउनलोड कर सकते हैं। और इनका एक अपना स्टोर भी है, सुपर स्टोर कपड़ों का, जिसका नाम है बीइंग ह्यूमन। तो आप अब समझ ही गए होंगे किसकी बात हो रही है। महान एक्टर सलमान खान। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 4 धाम महामार्ग विकास परियोजना 12,000 करोड़ रुपए की लागत से बनेगी। कौन से राज्य में उसकी आधारशिला रखी, फाउंडेशन स्टोन?
सो प्रधानमंत्री मोदी ने 4 धाम महामार्ग विकास परियोजना, 4 धाम आप जानते ही हैं, केदारनाथ, बद्रीनाथ, गंगोत्री, यमुनोत्री, कहाँ पर हैं ये चारों? ये चारों के चारों हैं उत्तराखंड, इसलिए उत्तराखंड को क्या बोलते हैं? देवभूमि। तो उत्तराखंड हरीश रावत की सरकार है, कांग्रेस की सरकार है उत्तराखंड। सो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। भारत के पहली बायोडीजल बस अभी अभी कहां पर लॉन्च हुई? कौन से राज्य के परिवहन निगम ने, रोड ट्रांसपोर्ट कॉरपोरेशन ने लॉन्च किया भारत की पहली बायोडीजल बसेस? तो ये एक दूसरा अच्छा सवाल है। 25 बस लॉन्च हुई हैं इस राज्य के अंदर, और ये राज्य है कि कर्नाटका, जिनके रोड ट्रांसपोर्ट कॉरपोरेशन का क्या नाम है? KSRTC। वेरा रूबिन का भी अभी निधन हो गया। वेरा रूबिन, इनका संबंध कौन से फील्ड से था? वेरा रूबिन क्या थे? वेरा रूबिन अमेरिका के थे, तो आंसर पहले तो अमेरिका हो जाएगा। इनका जो नेशनलिटी है वो थी अमेरिकन, और ये थे अंतरिक्ष वैज्ञानिक। सो आंसर है एस्ट्रोनॉमर। तो ये एस्ट्रोनॉट थे। ये एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इनविजिबल डार्क मैटर पे इन्होंने रिसर्च किया था। सो अगर एस्ट्रोनॉट ना हो तो आप एस्ट्रोनॉमर कर सकते हैं, दोनों में थोड़ा फर्क है। तो एस्ट्रोनॉमर है जो एस्ट्रोनॉमी को स्टडी करता है, एस्ट्रोनॉट है जो खुद अंतरिक्ष में जाता है। तो एस्ट्रोनॉमर इज द बेटर आंसर। इनमें से कौन सा कंट्री है जिसने अपना 5th जनरेशन ट्विन इंजन रडार इवेडिंग स्टेल्थ फाइटर होता है जो छुप के वार करता है, और इसका नाम है FC-31 गिर फैल्कॉन, महाशक्तिशाली FC-31 गिर फैल्कॉन किसने लॉन्च करा है? कौन सी कंट्री ने सक्सेसफुली टेस्ट किया है अभी अभी से? ये कंट्री है चाइना। और चाइना में एक चीज़ और याद रखिए, इनका जो रॉकेट है उसका नाम है लॉन्ग मार्च। बहुत एग्जाम में आता है ये। लॉन्ग मार्च कौन से देश का है? आंसर है चाइना। और ये नाम भी याद रखिए, गिर फैल्कॉन। $70 मिलियन की लागत से ये बना है। $70 मिलियन यानी आप लगभग इसको 7 से मल्टीप्लाई कर दिए, 490 करोड़ रुपए लगभग। सागरमाला प्रोजेक्ट, आप जानते हैं सागरमाला प्रोजेक्ट क्या है? हमारा जो ये पोर्ट है, जितने भी, कुछ इस तरफ हैं और कुछ इस तरफ हैं, यानी कि कुछ पश्चिमी तट पर है, कुछ पूर्वी तट पर है, तो सबको आपस में जोड़ा जाएगा। और बहुत ही खूबसूरत ये प्रोजेक्ट है, बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है। ये जो प्रोजेक्ट है ये कौन सी मिनिस्ट्री के अंडर आता है? सागरमाला प्रोजेक्ट। ये प्रोजेक्ट है मिनिस्ट्री ऑफ शिपिंग के अंडर, मिनिस्ट्री ऑफ शिपिंग। और हमारे मिनिस्टर कौन है शिपिंग के लिए, रोड ट्रांसपोर्ट के लिए, शिपिंग के लिए कौन है? नितिन गडकरी साहब। और ये भी न्यूज़ में क्यों आया सागरमाला प्रोजेक्ट? क्योंकि इन्होंने अपना एक डेवलपमेंट कंपनी का ऑफिस खोला है नई दिल्ली के अंदर। तो ये भी पूछ सकते हैं कि सागरमाला डेवलपमेंट कंपनी जो सारा सागरमाला प्रोजेक्ट को मैनेज करेगी, यानी बेसिकली सागरमाला प्रोजेक्ट का ऑफिस कहाँ खुला है? आंसर है न्यू दिल्ली। इनमें से कौन सा सरकारी बैंक है जिसने विलेज ऑफ मलान गांव को कैशलेस बना दिया है? कौन सा पब्लिक सेक्टर बैंक है जिसने मलान गांव को कैशलेस बना दिया है? और मलान गांव कहां पर है? मलान गांव है महाराष्ट्र के सांगली डिस्ट्रिक्ट के अंदर। सांगली, ओके, सांगली इज द नेम ऑफ अ डिस्ट्रिक्ट इन महाराष्ट्र, वहां पर है मलान गांव। इसको कैशलेस बनाया है बैंक ऑफ महाराष्ट्र ने। और महाराष्ट्र का पहला गांव कौन सा था जो कैशलेस बना? धसई। ओके, और महाराष्ट्र में एक और गांव है जो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने गोद लिया है, इसका नाम है बिद्रुक। बिद्रुक शायद पुणे का पहला गांव है जो कैशलेस बना है। और अभी अभी एक SBI ने भी गांव गोद लिया है महाराष्ट्र में, उसका नाम शायद आप इसको चेक कर सकते हैं एक बार कि SBI ने कौन सा बैंक महाराष्ट्र में गोद लिया है। बिद्रुक तो पुणे का पहला गांव है जो कैशलेस बना है। तो ये सारे गांव याद रखने हैं आपको। बैंक ऑफ महाराष्ट्र इज द आंसर। हमारा जो अंतरिक्ष है, हमारा जो यूनिवर्स है, उसका एक सबसे बड़ा गैलेक्सी बोलते हैं आकाश गंगा को। इसमें बहुत सारे तारे होते हैं बड़े बड़े। जैसे हम जिस गैलेक्सी में रहते हैं उसका नाम है मिल्की वे, और हमारे जो सबसे नज़दीक गैलेक्सी है उसको बोलते हैं एंड्रोमेडा। तो ये कुछ ज्योग्राफी के तथ्य हैं, आप याद रख सकते हैं। सोलर सिस्टम में आप ये पढ़ते होंगे। हम रहते हैं मिल्की वे में, और हमारे नज़दीक जो गैलेक्सी कौन सी है? एंड्रोमेडा। कोई नहीं जानता मिल्की वे में कितने तारे हैं, लेकिन ऐसा कहते हैं कि आप उनको गिन नहीं सकते, असंख्य तारे हैं। तो ऐसे ही एक असंख्य तारों की गैलेक्सी हमने खोजी है। ये खोजी है बहुत सारे साइंटिस्ट ने मिलकर, ऑस्ट्रेलिया, साउथ अफ्रीका, यूरोप के बहुत सारे साइंटिस्ट ने मिलकर खोजी है। इस गैलेक्सी का नाम क्या है जो इन्होंने खोजी है? इसमें करोड़ों अरबों असंख्य तारे हैं। इसका नाम इन्होंने रखा है वेला। सो आंसर है वेला। समित गोहिल का संबंध कौन से खेल से है और ये न्यूज़ में क्यों आए? समित गोहिल ने 359 रन बना दिए रणजी ट्रॉफी के मैच के अंदर, और ये उड़ीसा के खिलाफ मैच था, और ये किसी भी ओपनिंग बैट्समैन द्वारा हाईएस्ट अनबीटन स्कोर है। ये आउट तक नहीं हुए, 359 नॉट आउट ये इनका स्कोर था। तो ये बहुत बड़ा इन्होंने फीट अचीव किया है।
कौन सी टीम के लिए खेलते हैं ये समित गोहिल? तो क्रिकेट से संबंध है, ये तो आप समझ गए होंगे, लेकिन ये खेलते किसके लिए हैं? ये खेलते हैं, इनका जो संबंध है वो है गुजरात से। गुजरात के ओपनिंग बैट्समैन हैं समित गोहिल। इनमें से कौन से राज्य की सरकार है जिसने भारत का पहला डिजिधन मेला ऑर्गेनाइज किया कैशलेस इकोनॉमी को प्रमोट करने के लिए? इनमें से कौन से राज्य की सरकार ने इंडिया का पहला डिजिधन मेला, तो ये डिजिधन मेले जगह जगह हो रहे हैं, सबसे पहला श्रेय जाता है हरियाणा सरकार को। हरियाणा सरकार ने 26 तारीख को लॉन्च किया था डिजिधन मेला। तो एक डिजिधन मेला भी दिल्ली में भी हुआ था, तालकटोरा स्टेडियम के अंदर, जहाँ पे भीम ऐप लॉन्च हुई थी, और ये भी अनाउंसमेंट हुई थी कि जो तिहाड़ जेल है वो भारत की पहली कैशलेस सोसाइटी होगी। अभी अभी जो क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया है उसने साल की सर्वश्रेष्ठ टीम घोषित की है। इस टीम के कप्तान कौन है? यानी दुनिया के जो जितने भी देश क्रिकेट खेलते हैं उनमें जो बेस्ट परफॉर्मिंग प्लेयर हैं वो इस टीम में है इस साल के। तो ये है टीम ऑफ द ईयर, क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया द्वारा ये घोषित की गई है। इस टीम के कप्तान कौन है? इस टीम के कप्तान है भारत के टेस्ट क्रिकेट कैप्टन विराट कोहली। विराट कोहली। कुश भगत का संबंध कौन से खेल से है? तो ये क्वेश्चन पलट के पूछ लिया मैंने। कुश भगत आप जानते ही हैं, जिन्होंने 3 गोल्ड मेडल जीते हैं चेस के अंदर, तो आंसर है चेस। चेस। अब आज के लिए आपका पहला सवाल, ल्यूज एक खेल होता है, ल्यूज। भारत में एक ही खिलाड़ी है सिर्फ जो ल्यूज का खिलाड़ी है, प्रोफेशनल है। पूरे भारत के अंदर एक ही खिलाड़ी है जो प्रोफेशनल ल्यूज प्लेयर है। क्या नाम है उस खिलाड़ी का? आप कमेंट्स में लिख के बताइए, ल्यूज का खिलाड़ी कौन है? हमारा जो खेल मंत्रालय है उसने इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन को सस्पेंड कर दिया, क्योंकि इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन कलमाड़ी साहब और अभय चौटाला साहब जैसे लोगों को प्रेसिडेंट बनाने पर तुला हुआ था, आमादा था। तो यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ स्पोर्ट्स ने कहा कि जब तक आप इन दोनों के नाम हटा नहीं देते अध्यक्ष पद से, तब तक हम आपको सस्पेंड रखेंगे। इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन को सस्पेंड कर दिया खेल मंत्रालय ने। हमारे मिनिस्टर ऑफ स्टेट फॉर स्पोर्ट्स कौन है, जिनके पास इंडिपेंडेंट चार्ज है मिनिस्ट्री ऑफ स्पोर्ट्स का? इनका नाम है विजय गोयल। एकनाथ राव। एकनाथ राव, जिन्हें हम बाला साहेब विखे पाटिल के नाम से भी जानते थे, एकनाथ राव का अभी अभी निधन हो गया। तो ये कौन सी पार्टी के पॉलिटिशियन थे? ये केंद्रीय मंत्री भी रह चुके थे और कांग्रेस के मंत्री थे। सो आंसर है कांग्रेस। तो एक ऑप्शन को आप कांग्रेस कर दीजिए, मैं कांग्रेस लिखना भूल गया ऑप्शंस में। कांग्रेस के ये थे, और ये सबसे पहली बार लोकसभा में इलेक्ट हुए थे 1971 के अंदर अहमदनगर डिस्ट्रिक्ट से। सो अहमदनगर डिस्ट्रिक्ट से थे, और इन्होंने कोपरगांव लोकसभा कॉन्स्टिट्यूएंसी को अगले 20 साल तक रिप्रेजेंट किया था। महाराष्ट्र समाजवादी कांग्रेस के ये प्रेसिडेंट भी थे 1977 से 79 तक। सो आंसर है कांग्रेस पार्टी। इनमें से कौन से टॉर डे फ्रांस विनर हैं जिन्होंने अपनी रिटायरमेंट ले ली और इनको नाइटहुड भी मिला हुआ था, यानी इनके नाम के आगे सर लगता है? तो इनका नाम है ब्रैडले विगिंस, ब्रिटेन के ब्रैडले विगिंस। और टूर डे फ्रांस आजकल ये जो साइकिलिंग होती है उसमें सबसे बड़ा टूर्नामेंट होता है, सबसे प्रतिष्ठित खिताब होता है टूर डे फ्रांस। तो आजकल ये एक बहुत साल से यही जीत रहे हैं, ब्रिटेन के जीत रहे हैं लोग। क्रिस फ्रूम पिछले 2 साल लगातार, 2016 में भी यही जीते, 2015 में भी यही जीते, और ब्रैडले विगिंस 2012 में जीते थे, और क्रिस फ्रूम 2013 में जीते थे। बस 2014 का एक खिताब था जो ब्रिटेन के खिलाड़ियों के हाथ नहीं लगा, और 2014 का खिताब जीता था विंसेंजो निबाली ने। सो 2014 टूर डे फ्रांस विनर थे विंसेंजो निबाली, 2013, 2015, 2016 क्रिस फ्रूम, और 2012 के थे सर ब्रैडले विगिंस। नाम के आगे सर लगा लीजिए। अभी अभी हमारी जो मिनिस्ट्री फॉर पेट्रोलियम और नेचुरल गैस है, जो हमारे इसके लिए कैबिनेट मिनिस्टर है वो है धर्मेंद्र प्रधान, मिनिस्टर ऑफ स्टेट फॉर पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस। तो इसने डेटा रिलीज़ किया है। इसके हिसाब से, इस डेटा के हिसाब से हमारी जो एक योजना है जिसमें जो बीपीएल फैमिली हैं, गरीबी रेखा के नीचे जो परिवार आते हैं, बिलो पॉवर्टी लाइन जो फैमिली हैं, 8 महीने के अंदर उन्हें 1.5 करोड़ एलपीजी गैस के सिलेंडर फ्री में बांटे गए हैं। तो आपको ये बताना है कि ये कौन सी स्कीम थी जिसमें हमने गरीब परिवारों को एलपीजी के सिलेंडर फ्री में देने थे। इस स्कीम का नाम है प्रधानमंत्री उज्ज्वल योजना। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट सवाल है, प्रधानमंत्री उज्ज्वल योजना। और ये जो टारगेट था पहले हमने रखा था, लेकिन ये बहुत ही कम समय में ये पूरा हो गया। सिर्फ 8 महीने के अंदर अंदर 1.5 करोड़ सिलेंडर का टारगेट पूरा हो गया, और इसमें 2000 करोड़ रुपए खर्च हुए हैं टोटल इस स्कीम के अंडर। कौन से राज्य की सरकार ने इंडियन रेलवेज के साथ मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग साइन किया है? इस राज्य में कम से कम 21 रेलवे स्टेशन बनाए जाएंगे रेलवेज के द्वारा। कौन सा राज्य है ये? राज्य है आंध्र प्रदेश, जहाँ पे
तेलुगु देशम पार्टी की सरकार है, चंद्रबाबू नायडू यहाँ के मुख्यमंत्री हैं। अभी अभी जो एडवांस लैंडिंग ग्राउंड है इंडियन एयरफोर्स का, 1962 में भारत और चीन युद्ध हुआ था। इस पर हमारा एक बहुत अच्छा वीडियो बनाया महिपाल सिंह राठौर जी ने, आप उसको देख सकते हैं। तो 1962 में भारत और चीन के बीच जो युद्ध हुआ था उसमें एडवांस लैंडिंग ग्राउंड इंडियन एयरफोर्स का वो तबाह हो गया था। उसके बाद ये अमेंडन कर दिया गया था। अब ये दोबारा चलित हो गया है, चालू हो गया है। कहाँ पर है ये एडवांस लैंडिंग ग्राउंड? ये है अरुणाचल में, तवांग डिस्ट्रिक्ट में। सुपर इंपॉर्टेंट, तवांग बहुत इंपॉर्टेंट है। तवांग चाइना अपना क्लेम करता है, काफ़ी सेंसिटिव एरिया है तवांग। केंद्र सरकार ने 200 करोड़ रुपए अलॉट किए हैं, सैंक्शन किए हैं तिरुपुर डाइंग इंडस्ट्री को बचाने के लिए, यानी कि डाइंग इंडस्ट्री को डाइंग से बचाने के लिए। तो डाइंग इंडस्ट्री होती है जहाँ पे कपड़ों को रंगा जाता है, उसको बोलते हैं डाइंग। तो तिरुपुर डाइंग इंडस्ट्री जो है ये बिल्कुल कैश क्रंच में है, बिल्कुल फाइनेंशियल क्राइसिस में है। तो इसको बचाने के लिए 200 करोड़ रुपए सेंटर इस इंडस्ट्री को देगा। ये मिनिस्ट्री ऑफ टेक्सटाइल किसके अंडर आती है? स्मृति ईरानी, जो पहले मानव संसाधन विकास मंत्री थी। मिनिस्ट्री ऑफ टेक्सटाइल मिनिस्टर है वो इंडिया की। तो आपको ये बताना है तिरुपुर डाइंग इंडस्ट्री कहाँ पर है। कहाँ पर है ये तिरुपुर डाइंग इंडस्ट्री? ये है तमिलनाडु के अंदर। तमिलनाडु जहाँ पे ऑल इंडिया अन्ना द्रविड़ मुनेत्रा कझागम यानी अन्ना द्रुमक जिसे कहते हैं, AIADMK की सरकार है। और सेल्वी जयललिता के निधन के बाद यहाँ के मुख्यमंत्री हैं ओ पनीर सेल्वम। दुनिया का सबसे ऊंचा पुल, इसका नाम है बाईपन जियांग पुल। ये इसकी हाइट है 565 मीटर। तो बहुत ऊंचा ये पुल है, 565 मीटर। कुतुब मीनार की हाइट है लगभग 72 मीटर। तो आप ये देख सकते हैं कुतुब मीनार का आई थिंक 8 गुना तो हो ही गया लगभग। तो इतना ऊंचा ये पुल है। तो ये कहाँ पर है? ये कौन सी कंट्री में दुनिया का सबसे ऊंचा पुल अभी अभी खुला है? ये पुल खुला है चीन में। और ये बाईपन, क्योंकि बाईपन वहाँ नदी है तो इसलिए इसका नाम है बाईपन। सो दिस इज एन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ये पक्का आएगा एग्जाम के अंदर। इनमें से कौन सा देश है जिसने फार्क गुरिल्लाज के जो लड़ाके हैं, जिसे रेवोल्यूशनरी फोर्स ऑफ कोलंबिया भी बोलते हैं, तो फार्क गुरिल्लाज के लड़ाके, उनके साथ एक पीस डील साइन की है जिससे 52 साल से लड़ाई चल रही थी सरकार और गुरिल्ला के बीच में, हजारों लोग मारे गए थे। अब ये पीस एग्रीमेंट साइन हो गया है और फार्क गुरिल्लाज को एमनेस्टी मिल गई है, यानी कि इन्हें इनके क्राइम्स के लिए, वॉर क्राइम के लिए सजा नहीं दी जाएगी। तो ये डिसीजन लिया है कोलंबिया की सरकार ने। और दिस इज अ सुपर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। और ये फार्क गुरिल्लाज मुद्दा क्या है, इस पे मैंने एक बहुत ही स्पेशल वीडियो बनाया यूपीएससी के छात्रों के लिए। तो वो उसे हिंदी भाषा में देख सकते हैं, सिर्फ हिंदी में वो वीडियो उपलब्ध है। फार्क गुरिल्लाज की पूरा इतिहास मैंने उस वीडियो के अंदर बताया है। और कोलंबिया के जो हेड ऑफ स्टेट हैं उन्हें इस बार नोबेल पीस प्राइज़ भी मिला था उसके लिए, क्योंकि अपने प्रयासों के लिए इन्होंने फार्क गुरिल्लाज से जो ये जो एग्रीमेंट था ये साइन करवाया, इसके लिए इन्हें मिला था नोबेल पीस प्राइज़। तो इनका नाम है जुआन मैनुअल सेंटोस। जुआन मैनुअल सेंटोस। रियल एस्टेट कंपनी, ऑनलाइन कंपनी है magicbricks.com। magicbricks.com ने होम सोल्यूशन अप्रूवल के लिए कौन से बैंक के साथ अनुबंध किया है? magicbricks.com ने इनमें से कौन से बैंक के साथ एक टाई अप किया है? ये बैंक है भारत का सबसे बड़ा बैंक, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, जिसकी चेयरमैन है अरुंधति भट्टाचार्य। इनमें से कौन सा राज्य या केंद्र शासित प्रदेश यानी कि यूनियन टेरिटरी है जिसने पर कैपिटा इनकम में सबसे ज्यादा ग्रोथ दिखाई 2015-2016 में? भारत में जितने भी राज्य और केंद्र शासित प्रदेश हैं उसमें पर कैपिटा इनकम में सबसे ज्यादा ग्रोथ किसने दिखाई? ये अनाउंस किया मनीष सिसोदिया ने। और आंसर है दिल्ली। दिल्ली, मनीष सिसोदिया दिल्ली के उप मुख्यमंत्री हैं। बीजेपी सरकार इनमें से कौन से राज्य के अंदर आ गई? क्योंकि 33 MLA थे पीपीए पार्टी के। पीपीए पार्टी क्या है? पीपीए पार्टी है पीपल्स पार्टी ऑफ अरुणाचल प्रदेश। तो 33 MLA जो इस पार्टी के थे उन्होंने बीजेपी ज्वाइन कर ली और अब इस राज्य में बीजेपी की सरकार हो गई। मुख्यमंत्री वही है, बस नाम पलट गया पार्टी का। पहले पीपीए की सरकार थी गठबंधन में, अब है बीजेपी की सरकार। तो ये है अरुणाचल प्रदेश। और अरुणाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री कौन बन गए हैं? पेमा खंडू। पेमा खंडू। रोमानिया देश के नए प्रधानमंत्री कौन बने? रोमानिया की राजधानी है बुकारेस्ट। यूरोप का छोटा सा देश है रोमानिया। तो इसके नए प्रधानमंत्री कौन बने हैं? और इनको शपथ दिलाई यहाँ के जो प्रेसिडेंट हैं क्लॉस लोहानिस ने। तो क्लॉस लोहानिस तो प्रेसिडेंट है, इन्होंने शपथ दिलाई, लेकिन शपथ किसे दिलाई? कौन बना है यहाँ का नया प्रधानमंत्री? इनका नाम है सोरेन ग्राइंडन्यू।
सोरेन ग्राइंड अनु। प्रधानमंत्री ने यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस पर आधारित एक ऐप लॉन्च करी है। डिजिधन मेला दिल्ली में जो हुआ, भीम की फुल फॉर्म क्या है? ये तो शॉर्ट क्वेश्चन आएगा। भीमराव अंबेडकर जी, बाबा साहेब अंबेडकर, इनको श्रद्धांजलि एक तरह से देने के लिए, उनको कमेमोरेट, उनको यादगार बनाने के लिए उनकी याद में लॉन्च करी है। 14 अप्रैल को उनका बर्थडे होता है हर साल। और ये जो 2 डिजिधन अभियान और ये लक्की ग्राहक योजना, ये भी 14 अप्रैल तक ही चलाए जाएंगे। तो इसका नाम है, भीम की फुल फॉर्म है भारत इंटरफेस फॉर मनी। ए, भारत इंटरफेस फॉर मनी। इनमें से कौन सा जहाज है जो हमारा कोस्ट गार्ड किसको बोलते हैं? कोस्ट गार्ड बोलते हैं भारतीय तट रक्षक को। तो जो हमारा तटों की रक्षा करता है, इंडियन कोस्ट गार्ड को, इनमें से कौन सा जहाज दिया है? अभी अभी फास्ट पेट्रोल वेसल है। पेट्रोल मतलब निगरानी रखने के लिए, जो समुद्री निगरानी के लिए जहाज बनाए जाते हैं, तो ये है फास्ट पेट्रोलिंग वेसल। कोचिन शिपयार्ड ने बनाया है और ऐसा ये लगभग 20वां जहाज है जो कोचिन शिपयार्ड के द्वारा निर्मित भारतीय तटरक्षक को दिया गया है। और ये जहाज कहां पर लगेगा? ये लगेगा कृष्णपट्टनम के अंदर, जो है आंध्र प्रदेश के अंदर। तो बताइए इस जहाज का क्या नाम है? इस जहाज का नाम रखा गया है ICGS आयुष। तो आप ICGS आयुष, गलती से 2 ऑप्शंस में मैंने डाल दिया, ICGS आयुष। इनमें से कौन सी कंपनी है जिसने एक बुक लॉन्च करी है? इनफैक्ट ये इस बुक का 3रा अध्याय है। पहले भी ये बुक आती थी लेकिन इसको अपडेट कर दिया गया है। तो पहले वर्जन 1 था, 2 था, अब 3 हो गया है। तो इस बुक को लॉन्च भारत की कौन सी बड़ी कंपनी ने करा है? ये डेयरी कोऑपरेटिव है और इसमें भारत का 50 साल का इतिहास दिखाया गया है इस किताब के अंदर। और इसको लॉन्च किया है अमूल ने। अमूल हैज़ लॉन्च्ड द बुक और इसका नाम भी रखा गया है अमूल इंडिया 3, अमूल्स इंडिया 3। और जो अमूल के मैनेजिंग डायरेक्टर हैं उनका नाम है RS सोधी। ये भी याद रखना है आपको, RS सोधी। और अमूल कहां से ऑपरेट करता है? इसका हेडक्वार्टर कहां है? आनंद, गुजरात के अंदर। इनमें से कौन से भारत के खिलाड़ी ने गोल्ड मेडल जीता है लगातार 6ठे साल मैन 77 kg कैटेगरी में? ये जो 69वां मेंस का भारोत्तोलन प्रतियोगिता हुई, वेट लिफ्टिंग, उसके अंदर। और ये प्रतियोगिता हुई नगरकोइल में। नगरकोइल है कन्याकुमारी में और कन्याकुमारी है तमिलनाडु में। कन्याकुमारी को केप कोमोरिन भी बोलते हैं तमिलनाडु के अंदर। तो इसके कई नाम है। कन्याकुमारी भारत का जो मेनलैंड है उसके ऊपर सबसे दक्षिणी पॉइंट है। गोल्ड मेडल किसने जीता लगातार 6ठे साल? ये हुई 69th मैन वेट लिफ्टिंग चैंपियनशिप और इसमें 77 किलोग्राम वर्ग के भारोत्तोलन में इन्होंने जीता लगातार 6ठी बार गोल्ड मेडल। इनका नाम है शिवालिंगम सतीश कुमार। शिवालिंगम सतीश कुमार। और एक बात और याद रखनी है, इसी जगह पे मेंस की तो हुई 69th चैंपियनशिप, वुमेन्स की भी हुई नेशनल चैंपियनशिप और वो थी 32nd। तो 32nd वुमेन सीनियर नेशनल वेट लिफ्टिंग चैंपियनशिप हुई और 69th। इनमें से किसे जम्मू कश्मीर का DGP बना दिया गया है? DGP हाईएस्ट पोस्ट होती है किसी भी IPS अफसर के लिए स्टेट के अंदर। पुलिस के अंदर सबसे हाईएस्ट पोस्ट होती है DGP। तो जम्मू कश्मीर का DGP कौन बना दिया गया है? इनको काफ़ी एक्सपीरियंस है टेररिज्म से लड़ने का, उनको संभालने का। और जम्मू कश्मीर जैसे संवेदनशील एरिया के अंदर बहुत इंपॉर्टेंस होती है DGP की। तो ये इनका नाम है SP वैद। इन्हें नियुक्त किया वहाँ की मुख्यमंत्री महबूबा मुफ्ती ने। महबूबा मुफ्ती ऑफ द PDP पार्टी। इम्तियाज़ अहमद का निधन हो गया। कौन से खेल के खिलाड़ी थे ये? इम्तियाज़ अहमद। तो ये क्रिकेट खिलाड़ी थे और ये पाकिस्तान के क्रिकेट खिलाड़ी थे। सो आंसर है क्रिकेट। इनका निधन हो गया अभी अभी 31 दिसंबर को लाहौर के अंदर इनका निधन हो गया। इनमें से भारतीय मूल के वो कौन से ब्रिटिश प्रोफेसर हैं जिनके नाम के आगे अब लगेगा सर? और इसको बोलते हैं नाइटहुड। यानी क्वीन एलिजाबेथ द्वितीय ने इन्हें नाइटहुड दिया अपने विज्ञान में योगदान के लिए, विज्ञान और मेडिसिन में अपने योगदान के लिए। नाइटहुड यानी इनके नाम के आगे सर लगेगा। इनका नाम क्या है? इनका नाम है शंकर बाल सुब्रमण्यम। शंकर बाल सुब्रमण्यम। एक NRIs के लिए, जो नॉन रेजिडेंशियल इंडियंस हैं, उनके लिए एक ऐप बनाई है जिसका नाम रखा गया है SIB मिरर प्लस। SIB मिरर प्लस। तो ये कौन से बैंक ने लॉन्च करी है ये ऐप जिसका नाम है SIB? SIB से ही पता चलता है ये बैंक है। SIB की फुल फॉर्म क्या है? साउथ इंडियन बैंक। साउथ इंडियन बैंक का हेडक्वार्टर है केरल के अंदर। इनमें से कौन सा शहर है जहां पर 4 दिवसीय वर्ल्ड भोजपुरी कॉन्फ्रेंस आयोजित की गई? वर्ल्ड भोजपुरी। और भोजपुरी एक ऐसी भाषा है जो भारत की ही नहीं बल्कि विदेशों में भी बोली जाती है। जैसे मॉरिशियस में, बहुत सारे देश हैं जहाँ पे भोजपुरी बोली जाती है। इनफैक्ट मॉरिशियस इस कॉन्फ्रेंस के अंदर आया भी था। जो वहाँ के एम्बेसडर हैं, राजदूत हैं, हाई कमिश्नर हैं, वो भी इसमें आए थे। तो 18 देश इनफैक्ट इसमें आए थे, 18 देश। तो आप देख सकते हैं भोजपुरी कितनी लोकप्रिय भाषा है। और इसकी जो कॉन्फ्रेंस है
अभी अभी वो आयोजित की गई वाराणसी के अंदर। वाराणसी जो कि नरेंद्र मोदी जी का चुनाव क्षेत्र है, लोकसभा कॉन्स्टिट्यूएंसी है। इनमें से कौन से राज्य की सरकार है? इनमें से हरियाणा सरकार ने मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग साइन किया कौन से राज्य के साथ, और ये दोनों मिलके एफिशिएंट एंड इफेक्टिव इंप्लीमेंटेशन ऑफ वेलफेयर प्रोग्राम्स में एक दूसरे की मदद करेंगे। यानी बेसिकली एक सेंट्रलाइज डेटाबेस बना रहे हैं अपनी पॉपुलेशन का मतलब ये है कि इन राज्यों में दोनों में जितनी भी जनसंख्या रहती है उनकी सारी इंफॉर्मेशन कंप्यूटर के ऊपर रहेगी डिजिटली एक डेटाबेस के अंदर, जिससे जब जो इंफॉर्मेशन चाहे हम निकाली जा सकती है। उससे इन दोनों राज्यों के अंदर जो वेलफेयर प्रोग्राम है, जो भी लोगों के विकास के लिए योजनाएं शुरू की जाएंगी, उनको बेहतर तरीके से लागू किया जाएगा। तो हरियाणा की सरकार ने यह काम करने के लिए कौन से राज्य के साथ मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग साइन किया है? यह राज्य है आंध्र प्रदेश। इनमें से पूर्व फ्रेंच ओपन विनर, फ्रेंच ओपन इन्होंने दिनारा साफिना को हराया था जो रशिया की खिलाड़ी हैं, और ये खिलाड़ी हैं एना इवानोविच। तो आपको बताना है इन्होंने अभी अभी अपना टेनिस से संन्यास ले लिया, एना इवानोविच। और एना इवानोविच के जो हस्बैंड हैं वो मैनचेस्टर यूनाइटेड फुटबॉल क्लब के लिए खेलते हैं। उनका नाम है बास्टियन श्वानस्टाइगर। बास्टियन श्वानस्टाइगर पहले बायर्न म्यूनिख के लिए खेलते थे, जर्मनी के खिलाड़ी हैं, और मैनचेस्टर यूनाइटेड फुटबॉल क्लब के लिए खेलते हैं। एना इवानोविच के जो पति हैं। तो एना इवानोविच टेनिस की खिलाड़ी हैं, फ्रेंच ओपन जीत चुकी हैं, दिनारा साफिना को फाइनल में हराया था। कौन से देश की ये टेनिस खिलाड़ी हैं, सवाल ये है। और इन्होंने अभी अभी अपना रिटायरमेंट ले लिया, इसलिए ये न्यूज़ के अंदर आई हैं। इनका देश है सर्बिया। तो ये आप कैसे याद रख सकते हैं? बहुत लंबे समय तक नंबर 1 खिलाड़ी कौन रहे? जोकोविच। तो ये भी विच हैं और इनके पीछे भी विच लगता है। तो ये भी सर्बिया के हैं, तो ये भी सर्बिया की हैं। सर्बिया जिसकी राजधानी है बेलग्रेड। इनमें से कौन सा देश है जिसने 340 मेगावाट की क्षमता वाला एक, इसका नाम है चश्मा तृतीय नाम का नाभिकीय ऊर्जा को निर्मित करने वाला प्लांट, यानी न्यूक्लियर पावर प्लांट, उसका विमोचन किया, इनॉग्रेशन किया, उद्घाटन किया? कौन सा देश है? और इस प्लांट को बनाने में ये देश खुद सक्षम नहीं था, इसकी मदद करी चाइना ने। तो आप समझ गए होंगे कौन सा देश है ये देश है पाकिस्तान। इनमें से किस खिलाड़ी ने जूनियर मेंस 50 मीटर राइफल प्रतियोगिता के अंदर जो नेशनल शूटिंग चैंपियनशिप हुई पुणे के अंदर, उसमें गोल्ड मेडल जीता? सो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और इनकी उम्र कितनी है? सिर्फ 16 साल। तो अब ये चमत्कारी खिलाड़ी हैं, सिर्फ 16 साल की उम्र में इन्होंने नेशनल शूटिंग चैंपियनशिप जीत ली 50 मीटर राइफल प्रॉन प्रतियोगिता में। इनका नाम है पृथ्वीराज अय्याची। और ये पृथ्वीराज अय्याची कहाँ के हैं? ये हैं गुजरात के। अगला सवाल है बिजनेस जी के, मर्जर एंड एक्विजिशन। तो एक कंपनी है जिसका नाम है आई ट्राइब। ये आई ट्रैकिंग सॉफ्टवेयर कंपनी है, दी आई ट्राइब, और इसको खरीद लिया है एक वर्चुअल रियलिटी कंपनी जिसका नाम है ओक्यूलस। अब ये बताइए ओक्यूलस किसकी कंपनी है? यानी सवाल को मैं सिंपल कर देता हूं तोड़ के। आई ट्राइब कंपनी को खरीद लिया है ओक्यूलस कंपनी ने, और ओक्यूलस कंपनी किसकी कंपनी है? यानी ओक्यूलस इतनी बड़ी कंपनी है, लेकिन वो भी एक बहुत बड़ी कंपनी की कंपनी है, और उस कंपनी का नाम है फेसबुक। फेसबुक की कंपनी है ओक्यूलस, जिसने खरीद लिया है आई ट्राइब को। फेसबुक के चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर हैं मार्क जकरबर्ग। केंद्र सरकार ने इनमें से कौन सी स्कीम लॉन्च करी है जिससे 708 ओपन डिफिकेशन फ्री ब्लॉक है पूरे देश में, उनमें कम्युनिटी हेल्थ सेंटर को स्ट्रेंथन किया जाएगा, उनको पहले से अच्छा बनाया जाएगा, जिससे हेल्थ और हाइजीन, सेहत को लेकर जो जागरूकता है वो फैलाई जा सके? बताइए इस स्कीम का नाम क्या है जिसमें 708 खुली शौच मुक्त ऐसे ब्लॉक्स, उनमें जो कम्युनिटी हेल्थ सेंटर है उनको और अच्छा बनाया जाएगा? सो इस स्कीम का नाम है स्वच्छ स्वस्थ सर्वत्र। स्वच्छ यानी क्लीन, स्वस्थ यानी हेल्दी, और सर्वत्र यानी एवरीवेयर। इनमें से थम्स अप जो कोल्ड ड्रिंक की कंपनी है, थम्स अप कंपनी कोका कोला की कंपनी है। थम्स अप जो कोल्ड ड्रिंक है कोका कोला बनाती है, और भारत में सबसे ज्यादा बिकने वाली जो कोल्ड ड्रिंक है वो है थम्स अप। याद रखिए इस बात को। थम्स अप ने सलमान खान को रिप्लेस कर दिया है। सलमान खान अब इनके ब्रांड एम्बेसडर नहीं होंगे, तो सलमान खान की जगह किसे बनाया है अपना नया ब्रांड एम्बेसडर? और अभी अभी पिछले महीने, याद रखिए पिछले महीने, स्विट्जरलैंड पर्यटन विभाग ने, स्विट्जरलैंड टूरिज्म ने इन्हें अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया था, और ये पहले भारतीय बने थे जो स्विट्जरलैंड टूरिज्म के
ब्रांड एम्बेसडर बने थे। तो ये दोनों सम्मान मिले हैं रणवीर सिंह को। रणवीर सिंह जिनकी अभी एक फिल्म भी आई थी बेफिक्रे। इनमें से कौन से राज्य की सरकार ने 50% आरक्षण देने का निर्णय ले लिया है जुडिशियल सर्विसेज के अंदर? सबऑर्डिनेट और सुपीरियर दोनों जुडिशियल सर्विसेज के अंदर इस राज्य में 50% आरक्षण मिलेगा। तो ये मिलेगा जैसे जो अति पिछड़े हैं, एक्सट्रीमली बैकवर्ड, 12% मिलेगा लगभग जो ओबीसी पिछड़ा वर्ग है, शेड्यूल्ड ट्राइब्स अनुसूचित जाति और SC ST टोटल मिलेगा 17%, टोटल 50% मिलेगा। ये अप्रूवल दे दिया है बिहार सरकार ने, नीतीश कुमार ने। सो आंसर है बिहार। इनमें से व्हाइट हाउस होमलैंड सिक्योरिटी एंड काउंटर टेररिज्म एडवाइजर किसे बनाया है? डोनाल्ड ट्रंप ने। डोनाल्ड ट्रंप 21 जनवरी को कार्यभार संभालेंगे, रिपब्लिकन पार्टी के हैं, नए प्रेसिडेंट बनेंगे अमेरिका के डोनाल्ड ट्रंप। डोनाल्ड ट्रंप ने व्हाइट हाउस होमलैंड सिक्योरिटी और काउंटर टेररिज्म यानी आतंकवाद से निपटने के लिए जो शाखा है उसका एडवाइजर किसे बनाया है? इनका नाम है थॉमस बोसार्ट। थॉमस बोसार्ट इज एन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। और जो जेसन ग्रीनबेल्ट हैं वो स्पेशल रिप्रेजेंटेटिव होंगे। जो ये दूसरा ऑप्शन है जेसन ग्रीनबेल्ट, ये होंगे स्पेशल रिप्रेजेंटेटिव। और ये दोनों व्यक्ति भी बहुत इंपॉर्टेंट हैं, रेक्स टिलरसन और माइकल फ्लिन। रेक्स टिलरसन मैं आपको कई बार बता चुका हूं, माइकल फ्लिन इनके नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर हैं। जैसे हमारे नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर कौन है? अजीत डोवल। और पाकिस्तान के भी आप जानते हैं। तो आज के लिए आपका दूसरा सवाल, पाकिस्तान के नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर सरताज अजीज के बाद कौन बने? सरताज अजीज तो अब नहीं है, तो उसके बाद कौन बना? ये है आज का दूसरा सवाल। पता है तो लिख के बताइए। और रेक्स टिलरसन मैं आपको कई बार बता चुका हूं। तो ये सारे बहुत ही इंपॉर्टेंट व्यक्ति हैं डोनाल्ड ट्रंप कैबिनेट के अंदर। चलिए आगे बढ़ते हैं। इनमें से दिल्ली का नजीब जंग साहब ने अपना इस्तीफा दे दिया। उन्होंने एक बड़ा सरप्राइज दिया, इस्तीफा दे दिया। अब गवर्नर थे दिल्ली के, अब नया गवर्नर कौन बना है? ये पहले होम सेक्रेटरी भी थे गवर्नमेंट के। इनका नाम है अनिल बैजल। ये बने हैं दिल्ली के नए गवर्नर, लेफ्टिनेंट गवर्नर। तो ये याद रखिए, सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट के हिसाब से जो कॉन्स्टिट्यूशनल हेड है दिल्ली का या किसी भी यूनियन टेरिटरी का वो है गवर्नर। तो कॉन्स्टिट्यूशनल हेड ऑफ दिल्ली इज अनिल बैजल एंड नॉट अरविंद केजरीवाल। ये आपको याद रखना है। इनमें से कौन सा शहर है जहां पे अलीबाबा चाइना की सबसे बड़ी ई कॉमर्स कंपनी है और इसके फाउंडर है जैक मा। तो अलीबाबा कंपनी अपना पहला ऑफिस कहां बना रही है भारत के अंदर? अपने ई कॉमर्स के प्रोस्पेक्ट्स को बूस्ट करने के लिए, यानी कि ऑनलाइन शॉपिंग को प्रमोट करने के लिए, उसमें प्रॉफिट कमाने के लिए भारत में भी अपना एक सेंटर बना रही है, अपना ऑफिस खोल रही है। कहां पर खोल रही है? तो अलीबाबा अपना ऑफिस खोल रही है बांद्रा कुर्ला कॉम्प्लेक्स के अंदर, यानी कि मुंबई के अंदर। भेल यानी भारत हैवी इलेक्ट्रिकल लिमिटेड, ये भी महारत्न कंपनी है। भेल ने अपना 600 मेगावाट क्षमता वाला कोयले से चलने वाला थर्मल पावर प्लांट कहां पर लगाया है? ये इनका दूसरा प्लांट है जो इन्होंने ऐसा लगाया है। पहले भी यहां पे लगाया था इन्होंने, इसी साल मार्च के आसपास लगाया था इन्होंने। अब ये दूसरा प्लांट इन्होंने लगाया है, ये लगाया है आदिलाबाद डिस्ट्रिक्ट के अंदर। और आदिलाबाद डिस्ट्रिक्ट कहां पर है? आदिलाबाद है तेलंगाना। सो तेलंगाना इज द आंसर। इनमें से कौन से बैंक ने भारत को $235 मिलियन का लोन दिया है? बिहार के अंदर 2500 किलोमीटर की सड़कें बनेंगी और इस सड़क बनाने वाली योजना का क्या नाम है? मुख्यमंत्री ग्राम संपर्क योजना। मुख्यमंत्री ग्राम संपर्क योजना। तो ये नीतीश कुमार के नेतृत्व में होगी। $235 मिलियन का जो लोन है वो कौन से बैंक ने दिया है? तो ये दिया है वर्ल्ड बैंक ने, विश्व बैंक ने, जिसका हेडक्वार्टर है वॉशिंगटन डीसी में, अमेरिका की राजधानी में। वर्ल्ड बैंक का हेडक्वार्टर भी वॉशिंगटन डीसी में है और अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड का हेडक्वार्टर भी वॉशिंगटन डीसी में है। इतना ही नहीं, नासा का हेडक्वार्टर भी वॉशिंगटन डीसी में है, इसरो का हेडक्वार्टर बेंगलुरु में। तो ये सारे तथ्य आपको याद रखने हैं और आई होप आपको इनके हेडक्वार्टर भी पता होंगे। एडीबी का मनीला में है, AIIB का बीजिंग में है, ब्रिक्स का शंघाई में। इनमें से किस व्यक्ति को 2016 ग्लोब सॉकर अवार्ड्स में साल का सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी का अवार्ड मिला है? बेस्ट प्लेयर ऑफ द ईयर। इतना ही नहीं, इन्हें गुडविल अवार्ड भी मिला है। 7वां अध्याय हुआ 2016 ग्लोब सॉकर अवार्ड्स का, जो दुबई के अंदर आयोजित किए गए। ये खिलाड़ी हैं क्रिस्टियानो रोनाल्डो। और क्रिस्टियानो रोनाल्डो को जो सबसे प्रतिष्ठित अवार्ड होता है वो भी मिला इस साल का, वो है, उसको बोलते हैं बैलोन डोर। और इन्हें चौथा बैलोन डोर मिला है। लियोनल मेसी 5 बैलोन डोर जीत चुके हैं। एंटोन ग्रिजमैन टॉप 3 में थे। गैरेथ बेल भी काफी महान खिलाड़ी हैं, वेल्स के खिलाड़ी हैं और रियल मैड्रिड क्लब के लिए खेलते हैं। एंटोन ग्रिजमैन फ्रांस के खिलाड़ी हैं और एथलेटिको मैड्रिड स्पेन के क्लब के लिए खेलते हैं। कन्वेंशनल आर्म्स ट्रांसफर टू डेवलपिंग नेशन 2008-2015 की रिपोर्ट के हिसाब से भारत दुनिया में जो हथियार खरीदने वाले देश हैं उनमें कौन से नंबर पे आता है? भारत ने
लगभग 8 साल 2008 से 2015 तक जो देश हुए जिन्होंने सबसे ज़्यादा हथियार खरीदे, तो भारत इनमें कौन से नंबर पे आता है? भारत ने बहुत ज़्यादा हथियार खरीदे। भारत का स्थान है पूरी दुनिया में दूसरा। और भारत ने कितने रुपए के हथियार खरीदे? 34 बिलियन डॉलर। 34 बिलियन डॉलर कितने होते हैं? 1 बिलियन डॉलर होता है लगभग 5,000 करोड़, तो 30 बिलियन डॉलर के 1.5 लाख करोड़, तो 34 बिलियन डॉलर आप लगभग कह सकते हैं 1,70,000 करोड़। अगर आप इसको 67 मानते हैं तो वैल्यू बढ़ जाएगी, यानी टोटल आप इसको कह सकते हैं 2 लाख करोड़ रुपए के भारत ने हथियार खरीदे हैं। और ये दूसरे नंबर पे आता है। पहले पे कौन आता है? पहले पे आता है सऊदी अरेबिया। सऊदी अरेबिया, और सऊदी अरेबिया की राजधानी रियाद है। और इन्होंने कितने के हथियार खरीदे हैं? 93.5 बिलियन डॉलर, यानी कि आप इसको कह सकते हैं भारत के 3 गुना लगभग हथियार इन्होंने खरीदे हैं। 5.5 लाख करोड़ के हथियार खरीदे हैं सऊदी अरेबिया ने। इनमें से कौन से राज्य की सरकार है जिसने एक कैटरपिलर ट्रेन शुरू करी है? ये कैटरपिलर मतलब, कैटरपिलर बोलते हैं जो बटरफ्लाई का लार्वा होता है। तितली जब छोटी होती है तो उसे कैटरपिलर बोलते हैं। इसको शॉर्ट में सी ट्रेन भी बोलते हैं। तो कौन से राज्य ने शुरू करी है सी ट्रेन? ये ट्रैफिक के ऊपर से निकल जाएगी कैटरपिलर ट्रेन। और ये जो ट्रेन है, दो बहुत महान साइंटिस्ट हैं, मैसाचुसेट्स इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, उनके पीएचडी वहाँ के साइंटिस्ट हैं, अश्वनी कुमार और एमिल जैकब, उन्होंने इसका कंसेप्ट दिया था। इसको सी ट्रेन भी बोलते हैं। तो ये स्टार्ट कर रहा है हरियाणा। हरियाणा कहाँ पे स्टार्ट कर रहा है ये भी पूछ सकते हैं, गुरुग्राम में। तो अगला सवाल इसी से निर्मित है, इसी से रिलेटेड है। अश्विन कुमार उपाध्याय और एमिल जैकब नाम के वैज्ञानिकों ने कौन से प्रोजेक्ट में काम किया जिससे ये न्यूज में आए अभी अभी? अश्विनी कुमार उपाध्याय और एमिल जैकब, तो आंसर है कैटरपिलर ट्रेन, सी ट्रेन। इनमें से कौन से राज्य की सरकार है जिसने एक नया मंत्रालय बना दिया है जिससे विमुक्त जाति और नोमैडिक ट्राइब्स, यानी कि जो नोमैडिक पीपल होते हैं, जिन्हें आप ट्राइबल कह सकते हैं, ट्राइबल पीपल जो ओबीसी वर्ग में आते हैं, और स्पेशल बैकवर्ड क्लासेस के लिए एक पूरा अलग का अलग डिफरेंट मंत्रालय बना दिया है। और इसके मिनिस्टर भी इंडिपेंडेंट होंगे, अलग मंत्री होंगे इस पूरे विभाग के। ये करके दिखाया महाराष्ट्र ने। ये अनाउंस पहले किया था इन्होंने जब थाने के अंदर एक मेला लगा था, लेकिन फिर इन्होंने नाकुबी फेस्टिवल जिसे कहते हैं, नाकुबी फेस्टिवल के वक्त ये अनाउंस किया था देवेंद्र फडणवीस ने। और फाइनली ये बना दिया गया है मंत्रालय। विमुक्त जाति और नोमैडिक ट्राइब्स के लिए अलग मंत्रालय बनाया गया उनके विकास के लिए। इनमें से कौन सा शहर है जहां पे 24वां बच्चों के लिए नेशनल चिल्ड्रन साइंस कांग्रेस आयोजित किया गया? इसको ऑर्गेनाइज किया विद्या प्रतिष्ठान और एनवायरमेंटल फोरम ऑफ इंडिया ने। और हमारे जो साइंस एंड टेक्नोलॉजी मिनिस्टर, यानी विज्ञान और अनुसंधान के लिए जो हमारे मंत्री हैं, विज्ञान तकनीक अनुसंधान के लिए, उनका नाम है हर्षवर्धन, डॉक्टर हर्षवर्धन। तो याद रखिए, डॉक्टर हर्षवर्धन, जो पहले हेल्थ मिनिस्टर थे जब जेपी नड्डा हेल्थ मिनिस्टर नहीं थे तब। तो ये कौन से शहर ने आयोजित किया? ये आयोजित किया पुणे ने। पुणे के अंदर हुआ। और पुणे में कहां? पुणे के अंदर बारामती में। इनमें से कौन सी कंपनी है जिसे रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने परमिशन दे दी है कि ये अब भारत में अपना स्मॉल फाइनेंस बैंक खोल सकती है? तो ये परमिशन अभी अभी रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने कौन सी नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनी एनबीएफसी को दी है? ये परमिशन मिली है ओ फाइनेंसिए को। ओ फाइनेंसिए नाम की कंपनी है, ये जयपुर में इसका हेडक्वार्टर है, ओ फाइनेंसिए। भारत ने इनमें से कौन से देश के साथ एक एग्रीमेंट साइन किया है आपसी सहयोग के लिए, म्यूचुअल कॉपरेशन? किस किस फील्ड में? इंफ्रास्ट्रक्चर को बढ़ाने में, इंफ्रास्ट्रक्चर इंजीनियरिंग में, यानी कि जो आधारिक संरचना, भूमिका रूप व्यवस्था जिसे इंफ्रास्ट्रक्चर कहते हैं, उसमें विकास के लिए कौन से देश के साथ एक एग्रीमेंट साइन किया है? और ये कई चीज़ों में साइन हुआ है। ये इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत सारी चीज़ों में बनाया जाएगा, जैसे सस्टेनेबल कंस्ट्रक्शन, जिसे ग्रीन एंड सस्टेनेबल कंस्ट्रक्शन कहते हैं, खासकर उसमें एनवायरमेंट की इंजीनियरिंग सर्विसेज में ये साइन किया है भूटान के साथ। भूटान जिसकी राजधानी है थिम्पू। इनमें से कौन से शहर के अंदर फिल्म, टेलीविजन एंड लिबरल आर्ट्स इंस्टीट्यूट बनाया जा रहा है? फिल्म, टेलीविजन एंड लिबरल आर्ट इंस्टीट्यूट ये बनाया जा रहा है। अखिलेश यादव ने इसकी नींव रखी अभी अभी, और ये बनाया जा रहा है लखनऊ में, जो कि उत्तर प्रदेश की राजधानी है। और इसी से मिलता जुलता एक इंस्टीट्यूट है, बिल्कुल नाम एक इसी तरह का है, फिल्म एंड टेलीविजन इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया, एफटीआईआई। तो एफटीआईआई कहाँ है? पुणे। हमारा जो मानव संसाधन विकास मंत्रालय है, यानी एचआरडी मंत्रालय, एचआरडी मिनिस्ट्री है, वो एक रीजनल इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशन यानी कि एनआईई बना रहा है, जिसे बोलते हैं न्यू रीजनल इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशन, एनआईई। ये आंध्र प्रदेश के कौन से शहर के अंदर बनाया जा रहा है? आंध्र प्रदेश के अंदर इसका निर्माण होगा नेल्लोर के अंदर, नेल्लोर। और NH-16 के पास ये बनेगा, नेशनल हाईवे एट कुनुपुरु बिट 2। और हमारे जो
यूनियन मिनिस्टर हैं अर्बन डेवलपमेंट के वेंकैया नायडू, उन्होंने इसकी नींव रखी। ये भारत में कौन सा ऐसा पहला बैंक है जिसने ट्विटर का इस्तेमाल किया कस्टमर सर्विस को, कोई कस्टमर सर्विसेज देने के लिए, कस्टमर्स को सेवाएं प्रदान करने के लिए ट्विटर का इस्तेमाल करने वाला पहला बैंक कौन सा बना? इन्होंने अपनी जो स्कीम है ट्विटर के थ्रू लागू की और ये करके दिखाया आईसीआईसीआई बैंक ने, कस्टमर सर्विसेज के लिए ये लागू किया है। इनमें से कौन सा भारत का राज्य है जिसे ये गर्व मिला कि वो भारत का पहला ऐसा राज्य है जिसके अंदर एक पहली देश की फुल्ली डिजिटल और कैशलेस ट्राइबल कॉलोनी बन गई है? ये देश की पहली आदिवासी समुदाय के लिए कॉलोनी है जो कैशलेस घोषित कर दी गई है। ये सम्मान किसको मिला? ये है मल्लापुरम डिस्ट्रिक्ट के अंदर। और मल्लापुरम कहाँ पे है? केरल। तो आंसर है केरल, मल्लापुरम। और ट्राइबल कॉलोनी का नाम है नेदम कय्युम। मैं लिख देता हूँ, NEDUM, नेदम KAYM, नेदम कय्यम नाम की ये कॉलोनी है। इनमें से कौन सी मोबाइल वॉलेट कंपनी है जिसे RBI ने अप्रूवल दे दिया है कि वो भारत में भारत बिल पेमेंट ऑपरेटिंग यूनिट सेटअप कर सकती है, जिसके तहत आप अब यूटिलिटी बिल और दूसरे तरह के बिल का भुगतान इस मोबाइल वॉलेट से कर सकते हैं? और ये बहुत बड़ी उपलब्धि है इसके लिए। ये कंपनी है मोबीक्विक। मोबीक्विक फाउंडेड बाय बिपिनप्रीत सिंह एंड उपासना टाकू। इनमें से किसे रिजर्व बैंक का डेप्यूटी गवर्नर चुन लिया गया है 3 साल के लिए? और ये डेप्यूटी गवर्नर की जरूरत क्या थी? आप जानते हैं रिजर्व बैंक में 4 डेप्यूटी गवर्नर हैं और एक जो थे पहले डेप्यूटी गवर्नर उर्जित पटेल, तो वो बन गए गवर्नर, तो ये पोस्ट खाली हो गई, तो इनकी जगह नया व्यक्ति चाहिए था। और अब ये नए हमारे डेप्यूटी गवर्नर बन गए हैं विरल आचार्य। और विरल आचार्य के साथ बाकी 3 ये हैं। तो जो ये चारों ऑप्शन है, ये चारों रिजर्व बैंक के डेप्यूटी गवर्नर हैं, SS मुंद्रा, N विश्वनाथन, R गांधी और विरल आचार्य। इनमें से IIC यानी इंडिया इंटरनेशनल सेंटर का प्रेसिडेंट दूसरी बार लगातार किसे चुन लिया गया है? ये डिसीजन लिया IIC के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ने। अटॉर्नी जनरल रह चुके हैं भारत के, इनका नाम है सोली सोराबजी। फॉर्मर अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया। कैरी फिशर का निधन हो गया। कैरी फिशर का संबंध कौन से फील्ड से था? कैरी फिशर एक बहुत ही महान एक्ट्रेस थी और कैरी फिशर का संबंध था सिनेमा से। सो आंसर इज सिनेमा। भारतीय जनता पार्टी के पॉलिटिशियन और मध्य प्रदेश के 2 बार मुख्यमंत्री रह चुके थे। अभी इनका निधन हो गया। इनका नाम क्या है? मध्य प्रदेश के एक नहीं पूरे 2 बार ये मुख्यमंत्री थे। 92 ईयर्स इनकी एज थी और ये पहले मुख्यमंत्री बने थे सिर्फ 2 महीने के लिए 1980 में, और फिर 1990 से 1992 तक 3 साल के लिए मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री थे। इनका नाम है सुंदरलाल पटवा। इनमें से कौन सा राज्य होस्ट करेगा नेशनल गेम्स 2022? ये अभी अनाउंस किया IOC यानी इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन है, IOA ने, इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन ने अनाउंस किया कि इस राज्य ने जो प्रपोजल दिया था उसको एक्सेप्ट कर लिया गया है। और इस राज्य के मुख्यमंत्री मुकुल संगमा ने ये अनाउंसमेंट किया। उन्होंने डॉक्यूमेंट्स भेजे थे जो एक्सेप्ट कर लिए गए हैं। सो ये राज्य है मेघालय। मेघालय के मुख्यमंत्री हैं मुकुल संगमा। इनमें से कौन सा देश है जिसने अभी लॉन्च करी 2 हाई रेजोल्यूशन रिमोट सेंसिंग सैटेलाइट जिनका नाम है सुपरव्यू 1? सुपरव्यू 1, एक है 01 और एक है 02, 2 हाई रेजोल्यूशन रिमोट सेंसिंग सैटेलाइट। और इन दोनों को, सुपरव्यू नाम की सैटेलाइट को लॉन्च किया चाइना ने। अगेन जो रॉकेट यूज हुआ लॉन्ग मार्च 2D। इनमें से कौन से राज्य के मुख्यमंत्री हैं जिन्होंने इनॉग्रेशन किया DIATC यानी डिजिटल इन्वेस्टिगेशन ट्रेनिंग एनालिसिस सेंटर का, जो साइबर क्राइम्स से निपटने की क्षमताओं को बढ़ाएगा? तो ये आंसर है हरियाणा। मनोहर लाल खट्टर ने इसका इनॉग्रेशन किया। मदर डेयरी ने इंट्रोड्यूस किया इनमें से कौन सा पेमेंट सर्विस अपने बूथ्स के ऊपर और सफल रिटेल स्टोर्स के ऊपर जहां पर कैशलेस ट्रांजैक्शन हो सकती है? तो ये आपको बताना है। इनमें से कौन सा पेमेंट सर्विस इन्होंने मदर डेयरी ने उसको इंट्रोड्यूस किया है? मदर डेयरी ने करार किया है इनमें से AEPS को, आधार एनेबल्ड पेमेंट सिस्टम को। आधार एनेबल्ड पेमेंट सिस्टम इज वेरी इंपॉर्टेंट। 50 रुपए से 3,000 रुपए तक की आप पेमेंट इससे कर सकते हैं और USSD से 5,000 रुपए तक की पेमेंट कर सकते हैं। पेटीएम से 20,000 रुपए तक की पेमेंट कर सकते हैं और अगर आप KYC करवा लेते हैं तो 1 लाख रुपए तक की आप कर सकते हैं महीने में। और पेटीएम अगर आप मर्चेंट हैं तो आप 50,000 रुपए तक अपने अकाउंट में ट्रांसफर कर सकते हैं, मर्चेंट। भारत ने इनमें से कौन से देश के साथ
साइन किया है थर्ड प्रोटोकॉल, जिससे डबल टैक्सेशन अवॉइडेंस एग्रीमेंट जो एग्रीमेंट है वो अमेंड हो जाएगा, जिससे डबल टैक्स नहीं देना पड़ेगा इन देशों में व्यापार करने वाले लोगों को। तो ये एग्रीमेंट साइन हुआ है अभी अभी सिंगापुर के साथ। एंड दिस इज़ अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। सिंगापुर के साथ ये DTAA एग्रीमेंट साइन हुआ है। इनमें से कौन से राज्य ने लॉन्च करा है स्कूल मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम यानी SIMS? ये क्या है सिस्टम? इसमें इस राज्य में जितने भी सरकारी स्कूल हैं सबका डेटाबेस होगा, कंप्लीट डेटाबेस, जिसमें इस स्कूल में पढ़ने वाले जितने भी बच्चे हैं उनकी इंफॉर्मेशन स्टोर की जाएगी। तो एक सेंट्रल डेटाबेस होगा। और ये SIMS लॉन्च किया जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री महबूबा मुफ्ती ने। इनमें से कौन सा शहर होस्ट करेगा 77वां इंडियन हिस्ट्री कांग्रेस? ने होस्ट किया, इनफैक्ट ये हो चुका है। तो 77वां इंडियन हिस्ट्री कांग्रेस ये कौन से राज्य ने होस्ट किया? ये राज्य है केरल। केरल में शहर पूछा है तो आंसर है तिरुवनंतपुरम। प्रेसिडेंट प्रणब मुखर्जी ने अप्रूव किया प्रोमलगेशन ऑफ द स्पेसिफाइड बैंक नोट्स यानी कि सेसेशन ऑफ लाइबिलिटीज ऑर्डिनेंस, इसको मंजूरी दे दी। इसका मतलब ये है कि अब रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है, वो लाइबिलिटी इनकी खत्म हो गई। अगर आप पुराने नोट रखते हैं 1000 और 500 के, तो किस तारीख के बाद इन नोटों को रखना कानूनी जुर्म होगा? अगर आपके पास 1000 और 500 के पुराने नोट हैं तो अब वो कानूनी जुर्म हो जाएगा इस डेट के बाद। कौन सी है ये डेट? ये डेट है 31 मार्च 2017। उस आंध्र प्रदेश के गांव का क्या नाम है जो पहला गांव बना जिसमें 100% डिजिटली लिटरेट विलेज बना हमारे देश का? और ये कैशलेस और ओपन डिफिकेशन फ्री पहले ही घोषित किया जा चुका था, लेकिन अभी ये बन गया साथ में पहला 100% डिजिटली लिटरेट विलेज, डिजिटली साक्षर गांव। ये आंध्र प्रदेश का गांव है। इसका नाम क्या है? इसका नाम है मोरी गांव, मोरी। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने ATM की जो विड्रॉल लिमिट थी वो रिलैक्स कर दी है। पहले आप 2500 रुपए तक सिर्फ विड्रॉ कर सकते थे, अब कितना पैसा विड्रॉ कर सकते हैं? जो लेटेस्ट उसके हिसाब से, कानून के हिसाब से आप कितना पैसा विड्रॉ कर सकते हैं? आप विड्रॉ कर सकते हैं 4500 रुपये एक हर रोज, 4500 रुपये। इनमें से कौन से देश की सरकार ने एक टेरर टैक्स लगाया है प्रॉपर्टी इंश्योरेंस पॉलिसीज के ऊपर, जिससे 2015 और 2016 में बहुत सारे टेरर अटैक हुए इस कंट्री में? तो उसमें जो नुकसान हुआ लोगों का, उसके लिए एक फंड बनाया गया है। ये जो टैक्स लगेगा ये उन टेरर विक्टिम्स की मदद करने के लिए बनाया गया है। तो ये है फ्रांस। आज के लिए तीसरा सवाल। इस देश में एक बहुत मशहूर मैगजीन आती है कार्टून की, जिसके ऑफिस पर अटैक किया गया था आतंकवाद का। आपको बताना है उस मैगजीन या न्यूज़पेपर का नाम क्या था। आपको बताना है फ्रांस के उस मैगजीन या न्यूज़पेपर का नाम क्या था जिस पर आतंकवादी हमला हुआ था। यह है आज का तीसरा सवाल। श्रीलंका के 2 बार प्रधानमंत्री रह चुके थे ये व्यक्ति, इनका अभी अभी निधन हो गया। इनका नाम क्या है? ये श्रीलंका के 2 बार प्रधानमंत्री रह चुके थे। इनका नाम है रत्नाश्री विक्रमनायके, रत्नाश्री विक्रमनायके। इनमें से कौन से राज्य की सरकार ने इंट्रोड्यूस करी है बायोटेक्नोलॉजी पॉलिसी 2016, जिसके तहत इस राज्य में बायोटेक्नोलॉजी से रिलेटेड प्रोडक्ट उनकी मैन्युफैक्चरिंग की जाएगी, उसको बूस्ट मिलेगा, उसको बढ़ाया जाएगा। ये डिसीजन लिया गुजरात की सरकार ने। गुजरात ने लॉन्च किया बायोटेक्नोलॉजी पॉलिसी। गुजरात के मुख्यमंत्री हैं विजय रूपानी। इनमें से कौन से राज्य ने लॉन्च करी है नगर उदय अभियान? नगर उदय अभियान के तहत एक तरह से जितनी भी स्कीम्स हैं उनकी सोशल ऑडिटिंग की जाएगी। जो सर्विसेज हैं, सेवाएं हैं, जो सर्विसेज जो लोगों को चाहिए उनको अपग्रेड किया जाएगा। उनकी कीमत आंकी जाएगी कि वो पब्लिक के लिए कितनी इंपॉर्टेंट है और उनका स्टैंडर्ड बढ़ाया जाएगा। तो ये नगर उदय अभियान लॉन्च किया है मध्य प्रदेश ने, जहां पर शिवराज सिंह चौहान मुख्यमंत्री हैं, भाजपा की सरकार है। इनमें से कौन से लेखक हैं जिन्हें 2016 के लिए के बिरला फाउंडेशन द्वारा बिहारी पुरस्कार मिलेगा? ये 26वां बिहारी पुरस्कार है जो इन्हें दिया जाएगा। तो इनको इनकी जो किताब है जिसके लिए मिल रहा है, उस किताब का नाम है यह एक दुनिया। तो 2016 के लिए, क्वेश्चन को ध्यान से सुनिए, 2015 के लिए मिला था भगवती लाल व्यास को। हालांकि दिया अभी अभी है कुछ दिन पहले, पर 2015 के लिए दिया था। और 2016 के लिए लेटेस्ट दिया है डॉक्टर सत्यनारायण को उनकी किताब के लिए यह एक दुनिया। इंडियन आर्मी ने इनमें से कौन से IIT के साथ एक अनुबंध किया है रिसर्च डेवलपमेंट के लिए, R&D के लिए, जिससे इंडियन आर्मी की जो सेवाएं हैं उसमें जो प्रॉब्लम है वही IIT आइडेंटिफाई करेगा और उसको प्रॉब्लम को सॉल्व करने के तरीके सुझाएगा। यानी इंडियन आर्मी की टेक्निकल जो सर्विसेज है उनको इंप्रूव करने की कोशिश करेगा। तो ये कौन सा IIT है? ये है IIT गांधीनगर जो गुजरात में है।
इनमें से टाटा मोटर्स ने अपना ब्रांड एम्बेसडर किसे बनाया है? टाटा मोटर्स के ब्रांड एम्बेसडर जैसे पहले लियोनल मेसी भी थे, अभी लेटेस्ट जो इन्होंने अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया है अपनी कमर्शियल व्हीकल यूनिट के लिए वो है अक्षय कुमार। तो ये थे बेस्ट मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस जो काफ़ी इंपॉर्टेंट मुझे लगे इस हफ्ते। टोटल 121 क्वेश्चन थे सिर्फ 5 दिन में, तो इससे ही आप देख सकते हैं कि दिसंबर का ये आखिरी जो हफ्ता है कितना इंपॉर्टेंट होता है। खैर अब साल ख़त्म हो गया है और आई एम श्योर आपका जो नया साल का दिवस था वो भी बहुत अच्छा गया होगा। तो मैं नए साल में बहुत सारी नई चीज़ें लॉन्च करूँगा, तो धीरे धीरे अनाउंस करूँगा सारी। उसके लिए आप वेट कर सकते हैं और इसका PDF आप हमारी वेबसाइट से हर बार की तरह डाउनलोड कर सकते हैं। थैंक यू।